हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिएक्ट जेएस को। तो ये कंप्लीट रिएक्ट जेएस का क्रैश कोर्स है जिसमें हम जो है क्विक वे में सीखने वाले हैं कि हम कैसे रिएक्ट जेएस को यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद से आप जो है कोई भी रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन इजीली क्रिएट कर पाएंगे और इजीली जो है आप स्टैटिक पेजेस भी क्रिएट कर पाएंगे। और अगर आपको इन डेप्थ जानना है तो मेरे पास ऑलरेडी जो है डेप्थ में एक सीरीज अवेलेबल है रिएक्ट के लिए, आप वो देख सकते हैं। मर्ज स्टैक में इंटरेस्टेड है तो आप मेरी मर्ज स्टैक की सीरीज भी फॉलो कर सकते हैं जो कि बहुत ईजी वे में है। तो चलिए पहले बात करते हैं रिएक्ट क्या है। तो ये क्या है, ये एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि यूजर इंटरफेस बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब यूजर इंटरफेस क्या होता है, जैसे कोई भी वेबसाइट हम ब्राउज करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे google.com लिखा, तो ये क्या है, ये इसका इंटरफेस है, यानी कि इसका लुक एंड फील जो है ये हम क्रिएट कर सकते हैं रिएक्ट की मदद से। तो नॉर्मल क्या होता था, हम जो है HTML CSS का यूज करते थे, तो अभी भी हम कर सकते हैं, लेकिन रिएक्ट में क्या है, हम जो है जावास्क्रिप्ट की मदद से जो है ये सारा एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। और ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसे रिच फीचर्स हैं जो कि हमको वेनिला जावास्क्रिप्ट यानी कि हमारी जो बेसिक जावास्क्रिप्ट है उसमें हमको नहीं मिलता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिएक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे यूजर जो है एंगुलर भी यूज करते हैं और व्यू जेएस भी यहाँ पर लोग यूज करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम जो है रिएक्ट सीखने वाले हैं जो कि बहुत पावरफुल है, बहुत पॉपुलर है। तो रिएक्ट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन और एंड्रॉइड और iOS एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्ट बहुत पावरफुल है और ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम जो है कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो एक कोड लिखेंगे हम रिएक्ट का और उसको हम जो है मल्टीपल जगह भी यूज कर सकते हैं। अगर आप नेटिव सीखना चाहते हैं, नेटिव क्या है, ये मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, जैसे हम एंड्रॉइड के लिए जावा यूज करते थे, तो उसी तरीके से रिएक्ट में क्या है, हम जावास्क्रिप्ट की मदद से ही जो है यहाँ पर हाइब्रिड एप्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि iOS पर भी चलेंगी और एंड्रॉइड पर भी चलेंगी, या फिर प्रोग्रेसिव वेब एप्स भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जेएस में इसका यूज कर सकते हैं। तो बहुत चीजें हैं सीखने को। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सिंपल जो हमारी नॉर्मल वेब एप्लीकेशन वेबसाइट बनाने के लिए रिएक्ट यूज होती है उसको देखने वाले हैं। तो एक पूरे कोर्स में आप जो है रिएक्ट को सीखेंगे और इस वीडियो के कंप्लीशन के बाद में आप कोई भी एप्लीकेशन रिएक्ट में इजीली क्रिएट कर पाएंगे। और एडवांस अगर आप मर्ज स्टैक सीखना चाहते हैं, मेरे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है मर्ज स्टैक के, तो आप वहां से भी सीख सकते हैं। मिनी प्रोजेक्ट्स भी आप देख सकते हैं रिएक्ट में। तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे हम हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको चाहिए सबसे पहले Node.js। तो आप क्या करें, सिंपली गूगल कर दें और यहाँ पे आप टाइप करें Node.js। तो जैसे आप Node.js टाइप करेंगे तो फर्स्ट लिंक ही आपको यहाँ पर मिल जाएगी और यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है। अगर नहीं होता है तो फिर आप यहाँ पे डाउनलोड्स पर क्लिक कर सकते हैं, वैसे तो नॉर्मली हो जाता है ऑटोमेटिक। तो Node.js की हमको जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि रिएक्ट की जो डिपेंडेंसी है उसको जो है नोड का सर्वर लगता है। अब नोड बेसिकली क्या है, ये एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, तो नोड के अंदर हम सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, वो अलग चीज है, और एज हम क्या कर रहे हैं, इसको रन टाइम एनवायरमेंट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है, तो हम इसमें नोड का कोड नहीं लिख रहे, फ्रंट एंड का कोड ही लिखेंगे, लेकिन ये डिपेंडेंसी है हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ से आप क्या करें, इस LTS वर्जन को डाउनलोड कर ले। आप चाहे तो करंट यूज कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप LTS यूज करें जो कि मोस्ट स्टेबल होता है। इसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसको चेक करने के लिए आप क्या करें, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर ले और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, node-v टाइप करेंगे तो इसका वर्जन आपको शो करेगा, जैसे कि मेरे केस में 14.18.0 जो कि LTS वर्जन है। साथ ही में इसके साथ में हमको आता है npm। npm क्या है, ये नोड पैकेज मैनेजर है जिसकी मदद से हम जो है डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करते हैं। तो ये नोड के साथ में ही आता है, इसको आपको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका वर्जन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 6.14.15। तो आपका अलग भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये नोड के साथ में आता है। एटलीस्ट जो है 5 के अबाव होना चाहिए तो ये अच्छे से काम करेगा। तो नोड हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल है। रिएक्ट पर जाना है और यहाँ पे आप गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है चेक कर सकते हैं कि कैसे रिएक्ट की एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन है ट्राई रिएक्ट, तो इसमें बताया है कि आप कैसे रिएक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इस सीरीज में जो है क्रिएट रिएक्ट ऐप का इस्तेमाल करेंगे। और देखिए लर्निंग के लिए यहाँ पे रिसोर्सेज भी अवेलेबल है और कुछ एग्जाम्पल भी है बिगिनर्स के लिए, डिजाइनर के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें, देखिए आप क्या करें, पहले अच्छे से इस वीडियो को देख लें, उसके बाद में आप जो है डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी बहुत चीजें आपको एडवांस सीखने मिल सकती है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं करता हूँ गूगल और यहाँ पे अगर आप टाइप करेंगे क्रिएट रिएक्ट
ऐप। इस तरीके से भी करेंगे तो यहाँ पर से अलग से देखिए यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन क्रिएट रिएक्ट ऐप, डेव का यहाँ पे टाइटल है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसका अलग से जो है डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। reactjs.org पर समझ में नहीं आ रहा है तो सेपरेट इसके लिए भी जो है यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट बना के रखी हुई है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसमें ये क्या है, यहाँ पर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देगा कि कैसे आपको एप्लीकेशन क्रिएट करना है। और यहाँ से देखिए सिंपली गेट स्टार्ट पर भी क्लिक करेंगे तब भी आपको जो है शो होगा। साथ ही में पूरा जितना भी रिएक्ट के अंदर कोड है आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। अब पहले क्या होता था, हमको क्रिएट रिएक्ट ऐप को जो है हमारे सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट npx की मदद से जो है इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये कमांड कॉपी करना है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। सबसे पहले तो आप जो है ये डिसाइड कर लीजिए कि आपका एप्लीकेशन कहाँ पर क्रिएट करना है। जैसे कि मेरे पास है यहाँ पर एच ड्राइव के अंदर मैं जो है यहाँ पर क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे cmd टाइप करूंगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है इस पाथ पे जो है कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली उस कमांड को कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करे या टाइप करे, कुछ हार्ड कमांड नहीं है, सिंपल आपको लिखना है npx create react app और उसके बाद में आपके एप्लीकेशन का नाम, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं रिएक्ट कोर्स। इतना लिख के आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर डाउनलोड और इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जैसे इंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पर इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली जो है npx डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ से जो है एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल होना चालू हो जाएंगी। तो ये थोड़ा टाइम लेती है क्योंकि ये ऑनलाइन जो है डाउनलोड और इंस्टॉल करती है पैकेजेस आपके सिस्टम में कह लीजिए, या फिर एक फोल्डर क्रिएट करती है, उसके अंदर जो है सारी डिपेंडेंसीज को डाउनलोड कर लेती है। और इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है ज़्यादा, जैसे कि मान लीजिए 5 से 10 मिनट। ये डिपेंड करता है आपका इंटरनेट कनेक्शन कितना पावरफुल है, और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन रहा तो ये फटाक से जो है इसको डाउनलोड कर लेता है। यूजुअली तो 4 से 5 मिनट ये लगाता है, सारी डिपेंडेंसीज को जो है डाउनलोड कर लेता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 34,000 के आसपास कुछ फाइल्स यहाँ पर डाउनलोड हो रही है, और साथ ही में और थोड़ी सी 2-3 हज़ार यहाँ पर फाइल्स जनरेट होंगी। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, आप पेशेंस रखें, ऐसा ना समझे कि ये क्या हो गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ हटके है नॉर्मल हमारे HTML CSS से, क्योंकि ये एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी जो है डिपेंड रहती है कुछ ना कुछ पैकेजेस पर। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे स्टिल जो है चालू है, और यहाँ पर देखिए डाउनलोड तो हो चुका है, इनिशियलाइज गिट रिपोजिटरी। और थोड़ा सा देखिए मेरे पास यार्न का पैकेज मैनेजर है, तो मैं एक बार वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे गूगल करें सिंपल, और यहाँ पे एक चीज और है, यार्न करके टूल आता है, और देखिए फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएंगी यार्न पैकेज मैनेजर। जैसे मैंने आपको बताया था npm का आप यूज कर सकते हैं, उसी तरीके से जो है आप यार्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे किसने बनाया है, फेसबुक की टीम ने। रिएक्ट किसने बनाया, फेसबुक की टीम ने। तो आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यार्न क्या है, ये थोड़ा फास्ट है npm से, तो ज्यादा फास्ट तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन देखिए अब आप जब कंपनीज में जाएंगे तो हो सकता है कि वहां पे यार्न का इस्तेमाल हो, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये क्या काम करता है। यहाँ से आप इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है इसको ग्लोबल इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके सिस्टम में। अगर आप यूज करना चाहते हैं तभी करें, नहीं तो npm भी बस है, हमको कोई एडिशनल जरूरत नहीं पड़ती यार्न की। लेकिन देखिए रेकमेंडेड है कि आप यार्न का इस्तेमाल करें, और आप दो पैकेज मैनेजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं यहाँ पर यार्न डाउनलोड कर लूंगा, उसके बाद में यार्न की मदद से जो है और फिर कुछ npm की मदद से पैकेजेस इंस्टॉल करूंगा, तो ये नहीं चलेगा। एक तो आप यार्न यूज करें या फिर npm का इस्तेमाल करें। तो बहुत सारे यूजर npm का इस्तेमाल करते हैं, तो हम npm का पैकेज मैनेजर ही यहाँ पर देखने वाले हैं। सो आई होप आपको यार्न की भी नॉलेज हो गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। अब इसको हमको क्या करना है, स्विच करना है। तो cd लिखेंगे आप, और यहाँ पे आपको लिखना है रिएक्ट कोर्स और इंटर प्रेस कर देना है। तो अब क्या हो गया, आप इस डायरेक्टरी के अंदर स्विच हो गए। अब आपको क्या करना है, इसको टेक्स्ट एडिटर में ओपन करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको सर्च करके बता देता हूँ एक बार। यहाँ से आप क्या करें, VS कोड टाइप कर लें, तो फर्स्ट लिंक ही आपको मिल जाएगा, और आप जो है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए विंडोज़ के लिए है, लिनक्स के लिए है और मैक के लिए। तो आप यहाँ से आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे तब भी जो है ये डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा, बहुत सिंपल है। और आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाए तो यहाँ पर टर्मिनल में आए, और यहाँ पर आपको लिखना है सिंपली कोड, और डॉट लगा के इंटर प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ये आपका जो प्रोजेक्ट है वो VS कोड में ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से जैसे अभी ओपन हो रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, और यहाँ पे देखिए ये भी पूछता है कि ट्रस्टेड है या नहीं, तो आप इस पर सिंपली आई ट्रस्ट कर दें,
तो हमारा प्रोजेक्ट जो है VS कोड में ओपन हो चुका है। अब आप जो है रिएक्ट के एप्लीकेशन को रन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ, तो CLS, तो सारा स्क्रीन जो है क्लियर हो जाएगा। अब रिएक्ट के एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, npm start। तो ये कमांड अगर आप लिखेंगे तब जो है आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन रन हो जाएंगी। तो इतना लिख के आप इंटर प्रेस कर दें, तो देखिए यहाँ पर जो है इसका, तो ये जो है रनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। तो देखिए रिएक्ट क्या करता है, वेब पैक का इस्तेमाल करता है, जो कि एक बंडलर है, जिसकी मदद से जो है यहाँ पर हॉट रीलोडिंग का फीचर भी हमको मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे पास एक वार्निंग भी है, npx ब्राउजर लिस्ट। तो ये भी आप कर सकते हैं सिंपली। अगर आपको फर्स्ट टाइम में ये मिलता है तो आप जो है सिंपली इस कमांड को जो है टाइप कर दें, npx ब्राउजर्स लिस्ट @latest -- update db। तो इससे क्या होगा, हमारे ब्राउजर की लिस्ट जो है अपडेट हो जाएंगी और रिएक्ट को जो है बेटर सपोर्ट मिल जाएगा, जो कि फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो आपको जरूर ये देखने मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है 6.6 सेकंड में, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन इसने बता दिया कि ये 1264 है, पहले था हमारे पास 1191। तो आप ऐसा इसको कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पर आप Ctrl+C भी कर सकते हैं, और मैं क्या करता हूँ CLS कर देता हूँ, और फिर से हम जो है npm स्टार्ट करेंगे, npm स्टार्ट, और फिर से अब जो है हमारी एप्लीकेशन वो पोर्ट 3000 पर रन होगी। क्योंकि जब भी आप रिएक्ट के एप्लीकेशन को रन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसका पोर्ट होता है लोकल होस्ट 3000। तो देखिए यहाँ पे हमारा कोड कंपाइल सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, वेब ब्राउजर ओपन करेंगे, और यहाँ से हमको क्या करना है, सिंपली लिखना है लोकल होस्ट कोलन फिर 3000। रिएक्ट की एप्लीकेशन जो है 3000 पोर्ट पर रन करती है, और इतना लिख के इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये हमारी डिफॉल्ट रिएक्ट की एप्लीकेशन आ चुकी है, जो कि इसमें क्या है, लोगो है, और कुछ यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, इसके लिए मैसेज है, और यहाँ पे लर्न रिएक्ट का ऑप्शन है। तो इस तरीके से जब भी आप फर्स्ट टाइम रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो इस तरीके से आपको इसका इंटरफेस नजर आएगा। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले जो है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इसका समझना पड़ेगा। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसे हम देखेंगे, देखिए आपको क्या करना है, सिंपली VS कोड में जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है नोड मॉड्यूल्स। अब देखिए जैसे इस फोल्डर को आप एक्सपैंड करेंगे तो इसमें बहुत सारे और सब फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये सब क्या है, तो देखिए मैंने कहा कि रिएक्ट जो है डिपेंड करता है बहुत सारे पैकेजेस पर, क्योंकि ये एक लाइब्रेरी है तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारी डिपेंडेंसीज होंगी। तो इस डिपेंडेंसीज को जो है node_modules के फोल्डर के अंदर ये जो है स्टोर करके रखता है। तो इस फोल्डर को हमको छेड़छाड़ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितने भी हम पैकेजेस या फिर रिएक्ट जो डाउनलोड करता है तो सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये इसको खुद को समझने के लिए भी जो है पैकेजेस को डाउनलोड करता है। तो जैसे देखिए ये फाइल्स बहुत बड़ी दिख सकती है आपको अभी, लेकिन जब हम इसको जो है बिल्ड करेंगे तो इसका फाइल का साइज बहुत कम हो जाएगा। इसमें से जो सिर्फ नेसेसरी पैकेजेस है उतने ही जो एक्सट्रैक्ट होंगे। और इसके बाद में आता है हमारे पास पब्लिक फोल्डर। इसमें देखिए हमारे पास है favicon। favicon क्या होता है, सिंपली आप इससे फेमिलियर होंगे। जैसे कि अगर आप वेबसाइट ब्राउज करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आइकन आ रहा है। तो ये आइकन जो है ये favicon है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास है index.html की फाइल। तो जैसे इसको आप ओपन करें तो देखिए इसमें कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। सिंपली हमारे पास क्या है, एक टाइटल है, और यहाँ पर एक सिंपली div है, और उसकी आईडी रूट है, और ये नो स्क्रिप्ट, अगर जावास्क्रिप्ट एनेबल नहीं है तो ये आपको मैसेज शो होगा। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आईडी रूट, और बाकी सारा कोड कहाँ है। तो देखिए रिएक्ट का कोड लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। नॉर्मल हम HTML में क्या करते हैं, index.html की फाइल में सारा कोड लिख देते थे, लेकिन रिएक्ट में नहीं है। रिएक्ट में जो है कंपोनेंट का सिस्टम है, जो कि मैं थोड़ी देर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिंक है, मेटा टैग, और ये बहुत सारे जो नॉर्मल चीजें हैं ये आपको मिल जाएंगे देखने को, जो कि आप बेसिक HTML CSS में देखते हैं। आप चाहे तो यहाँ से इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TechInfoYT React कोर्स। इतना लिख के मैंने सेव किया। जैसे ही मैं सेव के बटन पे क्लिक करूंगा, अब आप क्या करें, वापस ब्राउजर पे आए तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है इसका नाम जो है चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्टेंट रिफ्रेश होता है। क्यों, क्योंकि बिहाइंड द सीन रिएक्ट क्या करता है, वेब पैक का इस्तेमाल करता है। अब वेब पैक क्या है, ये बंडलर है, तो इसकी मदद से क्या होता है, इंस्टेंट रिफ्रेश हमको देखने मिलता है। जैसे हम सेव करेंगे ऑटोमेटिकली जो है चेंजेस डिटेक्ट हो जाएंगे, और आपके एप्लीकेशन पर वो इंस्टेंटली जो है रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ भी चेंज करेंगे इंस्टेंट आपको चेंजेस आपकी एप्लीकेशन में देखने मिल जाएगा। अब इसके बाद में हमारे पास है ये लोगो की फाइल्स। तो लोगो तो आई होप आपको पता होगा, ये रिएक्ट का लोगो जो है हमारे पास, तो ये ऐसे लोगो यहाँ पर बने हुए, आप इसको डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसके बाद में मैनिफेस्ट, ये हमारे काम की फाइल नहीं है कुछ भी। तो ये प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस के लिए लगते हैं मैनिफेस्ट और सर्विस वर्कर की फाइल जो होती है, तो इसका हमारा लेना देना नहीं है कुछ भी, तो आप इसको सिंपली इग्नोर करें। रोबोट्स टेक्स्ट फाइल जो कि हमारे पास
एसईओ के लिए यूज होती है, उसको भी आप सिंपली इग्नोर कर दें। अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है 2 फाइल्स की हमको। और उसके बाद में हमारे पास फ़ोल्डर आता है सोर्स का, जो कि हमारा मेन डायरेक्टरी फ़ोल्डर है। इसके अंदर ही हमको सारा कोड लिखना पड़ता है। जैसे कि आप अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऐप की 3 फाइल है, एक सीएसएस की फाइल, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल और एक टेस्ट की फाइल। तो सीएसएस तो आपको पता है कि स्टाइलिंग के लिए होगा। ऐप.जेएस को अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ कोड लिखा हुआ है। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो हमारे जो ब्राउज़र पे अभी शो हो रहा है, तो ये कोड इसी ऐप.जेएस से आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सब कुछ डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगा एक H1। तो आपको लिखना है सिंपली H1 और इस H1 के अंदर मैं लिखता हूँ वेलकम टू टेक इन्फो YT। इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ और चलते ब्राउजर पर। तो देखिए यहाँ पे हमको मैसेज शो हो गया और जितना भी कंटेंट था वो रिमूव हो गया। तो ये क्या हो रहा है, देखिए बाय डिफॉल्ट हमारी एप्लीकेशन जो है ऐप.जेएस को जो है रूट कंपोनेंट मानती है, यानी कि ये हमारा मेन कंपोनेंट है। इसके अंदर हम जो भी फाइल में चेंजेस करेंगे तो वो इंस्टेंट जो है रिफ्लेक्ट करेंगे हमारे व्यू लेयर पर, क्योंकि व्यू पर ही काम हो रहा है। ये जितना भी है इसको व्यू ही कहते हैं हम। तो यहाँ पर इंस्टेंट जो है रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप चाहे तो देखिए यहाँ पर क्या है, आप index.html में यूज नहीं कर सकते। अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने आपको बताया था पब्लिक के अंदर जो इंडेक्स है उसके अंदर एक आईडी है रूट की। अब ये क्या कर रही है, अगर आप इस src के अंदर index.js की फाइल को ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी रूट आईडी है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंडेक्स में जो है इसको टारगेट कर रहे हैं। तो ऐप कंपोनेंट में जितना भी हम डेटा लिख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं रूट में, कि रूट में हमको शो कराना है। HTML की एक ही फाइल है हमारे पास, बाकी पूरे जावास्क्रिप्ट के फाइल्स रहेंगे हमारे पास। और JSX का आप यूज कर सकते हैं। JSX क्या है, थोड़ी देर में मैं आपको वो भी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करें, इसको कट कर लें और यहाँ पे देखिए ऐप.जेएस में क्या है, और ये लोगो का फाइल है। तो यहाँ से आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं और इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। कोई चेंजेस तो आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे सेंटर में जो लोगो था अब वो गायब हो चुका है। उसके बाद में देखिए हमारे पास लोगो SVG है, तो ये भी लोगो की फाइल है। रिपोर्ट वेब वाइटल्स और सेटअप टेस्ट, ये दोनों फाइल की हमको जरूरत नहीं है। इस टेस्ट फाइल की भी हमको जरूरत नहीं है। इसके बाद में गिट इग्नोर, जो फाइलें हमको इग्नोर कराना है, तो गिटहब से रिलेटेड है ये। आई होप गिट इग्नोर आपको पता होगा। फिर हमारे पास आता है पैकेज जेसन फाइल। तो देखिए ये मेन हमारा जो है डिपेंडेंसी की फाइल है। जितनी भी हम डिपेंडेंसी डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, फिर वो चाहे डायरेक्ट हो या फिर डेव डिपेंडेंसीज हो, तो यहाँ पर वो शो करेंगी। जैसे हमारे एप्लीकेशन का नाम, एप्लीकेशन का वर्जन और यहाँ पे देखिए डिपेंडेंसी। तो रिएक्ट देखिए बिहाइंड द सीन इतने सारे जो है डिपेंडेंसीज को यूज करता है। सिर्फ इतने ही नहीं, आगे हम और ऐड करेंगे। और उसके बाद में आता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर क्या है, यहाँ पर हम जो भी स्क्रिप्ट ऐड करेंगे तो हम यहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा स्टार्ट, हमने क्या लिखा npm स्टार्ट। तो स्टार्ट पे इसने क्या किया, यहाँ पर रिएक्ट स्क्रिप्ट को जो है स्टार्ट कर दिया, यानी कि हमारे प्रोजेक्ट को जो है इसने रन कर दिया। उसी तरीके से बिल्ड का कमांड है। फाइनली जो हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा तो हम जो है बिल्ड भी कर सकते हैं। तो बिल्ड से क्या होगा, डायरेक्टली जो है हमको कॉम्प्रेस वर्जन में मिल जाएगा हमारा प्रोजेक्ट, जिसको हम जो है डिप्लॉय कर सकते हैं, यानी कि प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन हमारी क्रिएट हो जाएंगी। और इसके बाद में थोड़ा ESLint की कॉन्फ़िगरेशन है, ब्राउजर लिस्ट की, तो ये सारी चीजें हमको देखने की जरूरत नहीं, तो ये ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाता है। इसके बाद में readmd फाइल है जो कि गिटहब से रिलेटेड है। आप चाहे तो इसको एडिट कर सकते हैं, मगर जरूरत नहीं है अभी फिलहाल इसकी। और yarn log की फाइल है। मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि अगर yarn पैकेज अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आप उससे भी जो है डिपेंडेंसीज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर yarn log की फाइल बता रहा है। सो आई होप आपको फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अब क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और देखिए यहाँ पे app.css की फाइल में अगर जाएंगे हम, तो यहाँ पे app.css की फाइल में जो है कोड है। आप क्या करें, इसको भी रिमूव कर दे। हम जो है फ्रॉम द स्क्रैच देखने वाले हैं। और आप क्या कर सकते हैं, index.css की फाइल में जो भी कोड है उसको भी आप रिमूव कर ले। दोनों को सेव करते हैं। वापस अगर एप्लीकेशन पे आएंगे तो देखिए यहाँ पर स्टाइलिंग इसकी चली गई। तो फ्रॉम द स्क्रैच हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले, तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगे। अब देखिए हमको रिएक्ट को समझने के लिए एक और चीज़ इसमें है, इसको समझना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल करता हूँ और सर्च कर लेता हूँ बेबल के बारे में, क्योंकि रिएक्ट क्या करता है, बेबल का यूज करता है। तो बेबल क्या है, ये जावास्क्रिप्ट का जो है कंपाइलर है। जैसे आप बेबल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, बेबल इज अ जावास्क्रिप्ट कंपाइलर यूज नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट टुडे। तो देखिए नॉर्मल हम जो जावास्क्रिप्ट लिखते थे, हमको उतना लिखने की जरूरत नहीं है। हम जो है ES6 का यूज कर सकते हैं और सिंपली ये क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करके नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में हमको दे देगा। इससे होगा क्या कि हम कोई भी वेब ब्राउजर में जो है हमारी एप्लीकेशन को इजीली जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एग्जांपल हमको मिल जाता है। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं स्क्रीन पर।
कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे और यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो हमको ये कन्वर्ट करके दे देगा। ये बिहाइंड द सीन यूज करता है और पूरा रिएक्ट जो है बेबल पर डिपेंड है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, JSX का इस्तेमाल करते हैं। सिंपली अगर आप गूगल भी करेंगे JSX क्या है, तो आपको सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन रेडी नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन। तो HTML का जैसे हम सिंटैक्स यूज करते हैं उसी तरीके से जो JSX भी काम करता है। तो इसको आपको अलग से कुछ याद रखने की या फिर लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम यूज करेंगे तो इजीली आप समझ जाएंगे कि बॉस ये JSX का कोड है। तो चलिए चलते हैं वापस हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं इन सारों को क्लोज कर देता हूँ, index.html। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कंपोनेंट के बारे में। तो कंपोनेंट क्या है, तो रिएक्ट का पूरा बिल्डिंग ब्लॉक जो है कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो कंपोनेंट क्या है उसको हम इजीली समझ सकते हैं, जैसे कि ये वेबसाइट है, अब इसके अंदर क्या है, नेविगेशन बार है, साइड बार है, और यहाँ पर जो है कंटेंट एरिया है। तो इन तमाम को जो है हम सेपरेटली शो करा सकते हैं। नॉर्मल क्या होता था, हम एक ही फाइल के अंदर सारी चीजें बना देते थे कमेंट करके, ऊपर हमने लिखा नैव बार के लिए, फिर यहाँ पर हमने साइड बार के लिए जो है साइड बार टैग ऐड किया, फिर यहाँ पे कंटेंट हमने शो करा दिया। हम क्या कर सकते हैं, इस नेविगेशन मेन्यू को जो है सेपरेटली एक कंपोनेंट में, कंपोनेंट क्या है, बेसिकली एक फाइल है, और आगे मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, मगर आप समझिए कि एक अलग फाइल है जिसमें हम जो है सेपरेट स्टोर कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, इसको एक अलग फाइल में रख देंगे, साइड बार को जो है एक अलग फाइल में रख देंगे, कंटेंट को जो है अलग फाइल में रख देंगे, और इन तीनों को जो है हम एक कंपोनेंट में शो करा देंगे, जो कि हमारा रूट कंपोनेंट रहेगा, जिसे हम कहते हैं app.js। तो यहाँ पर हम जो है इजीली जो है, तो ये जो हम लेआउट है उसको कंपोनेंट के बेसिस पर क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कि कंपोनेंट क्या है। कोई भी वेबसाइट देख लीजिए आप, यहाँ पर देखिए VS कोड की भी देख लेते हैं हम, तो ये मेन्यू के लिए अलग कंपोनेंट, फिर यहाँ पर देखिए इसके लिए हम, और इवन हम क्या कर सकते हैं, ये जो विंडोज लिनक्स मैक का जो बता रहा है ना, इसको भी हम अलग अलग कंपोनेंट में ऐड कर सकते हैं और नेस्टेड कर सकते हैं एक सिंगल कंपोनेंट में, जो कि हम देखने वाले हैं। थ्योरेटिकली ये ज़्यादा समझ में नहीं आता अगर आप न्यू कमर है तो, या फिर अगर आप एंगुलर या फिर Vue.js देखे होंगे तो आपको इजीली जो है कंपोनेंट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर लास्ट में फूटर भी है, तो फूटर भी आप अलग कंपोनेंट में ऐड कर सकते हैं। तो कंपोनेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो वेज है। देखिए रिएक्ट क्या करता है, क्लास कंपोनेंट का या फिर फंक्शनल कंपोनेंट का यूज करता है। जो नॉर्मल अगर आप अभी देख रहे हैं तो ये है फंक्शनल कंपोनेंट। इसी तरीके से हमारे पास होता है क्लास कंपोनेंट। तो क्लास कंपोनेंट से रिलेटेड मेरे पास ऑलरेडी सीरीज है, आप वो देख सकते हैं। इस सीरीज में जो है हम यहाँ पर सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट देखने वाले हैं, क्योंकि इसमें हुक्स का कंसेप्ट भी यूज किया गया है। तो फंक्शनल कंपोनेंट बहुत पावरफुल हो चुके हैं, आप इजीली जो है फंक्शनल कंपोनेंट यूज करके कोई भी एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर SRC के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाएंगे। तो जब भी आप कंपोनेंट क्रिएट करें तो डायरेक्टली जो है यहाँ पर ऐड मत करें, सिंपली इसको क्या करें, एक फोल्डर के अंदर जो है आप ऐड कर दे। जैसे कि मैंने नाम लिखा कंपोनेंट्स, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, और इसका नाम मैं रखता हूँ हेडर। ये मैंने लिखा हेडर। अब डॉट के बाद में आप क्या कर सकते हैं, JS का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप JSX का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे, तो देखिए यहाँ पे लोगो चेंज हो रहा है। जैसे मैं JS लिखता हूँ तो JS यहाँ पर आ रहा है, और JSX लिखता हूँ तो यहाँ पर रिएक्ट का लोगो हमको मिल रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, इसके लिए मेरे पास प्लगइन्स है, इसलिए कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अगर आपके पास कोई भी प्लगइन इंस्टॉल नहीं होगा तो ये ऐसा शो नहीं करेगा। तो सिंपली हम क्या करने वाले, अभी यहाँ पर header.jsx का यूज करेंगे, क्योंकि रिएक्ट की टीम क्या कहती है कि आप जो है JSX का यूज करें। तो इतना लिख के आप इंटर प्रेस कर दे तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट को। तो आप लिखे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट के पैकेज में से जो है रिएक्ट को ऐड कर रहे हैं। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट दोनों भी हम क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि अभी जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें हमको ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम चाहे तो डायरेक्टली फंक्शन भी लिख सकते हैं, मगर सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे टाइप करके बताया था। अब फंक्शनल कंपोनेंट का मतलब क्या है कि हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अब फंक्शन में दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल फंक्शन, जैसे कि आप app.js को देखेंगे तो यहाँ पे हो गया ये नॉर्मल फंक्शन। लेकिन बेस्ट वे है कि आप जो है एरो फंक्शन का यूज करें। अगर आपको नहीं समझ आता एरो फंक्शन क्या है तो आप मेरा ES6 का क्रैश कोर्स देख सकते, 1 आवर का ही, आप इजीली जो है ES6 भी सीख जाएंगे। तो आप जरूर उसको चेकआउट करें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, और उसका नाम हम रखेंगे हेडर। ये जो हेडर है और आपकी फाइल का नाम, ये दोनों सेम होना चाहिए। और जब भी आप कंपोनेंट क्रिएट करें तब उसको जो है आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें, इसको लोअर केस ना रखें आप। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा लोअर केस में H,
तो इस तरीके से आप ना लिखें, इसको हमेशा आप कैपिटल लिखें और आपकी फाइल का नाम और ये नाम दोनों सेम होना चाहिए। ये कन्वेंशन है, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, वरना आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन बराबर से काम नहीं करेंगी। इतना लिख के आप क्या करें, यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएं, फिर पैरेंथेसिस और फिर जो है इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ पे फैट एरो सिंबल है और ये बन गया हमारा हेडर कंपोनेंट। अब इस फंक्शन के अंदर हमको क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लिखते हैं रिटर्न और यहाँ पर पैरेंथेसिस और इसके अंदर हम जो है हमारा HTML या फिर JSX का कोड लिख सकते हैं। तो आप इसको JSX ही समझे, HTML की तरह दिखता है लेकिन ये JSX है। तो इसमें हमको सबसे पहले जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट डिफाइन करना पड़ता है, यानी कि डिव। डिव क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। अब इस डिव के अंदर हम कुछ भी शो करा सकते हैं। मैं यहाँ पे एक H1 ले लेता हूँ और यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ मैं हेडर कंपोनेंट। तो हेडर कंपोनेंट मैंने लिखा। अब हमको क्या करना है, इस फाइल को अगर यूज करना है कहीं पर भी तो इसको हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करने वाले हैं इस कंपोनेंट को। तो यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ एक्सपोर्ट कंपोनेंट। और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, तो अगर आप app.js को भी फॉलो करेंगे तो यहाँ पर इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना है और उसके बाद में आपके फाइल का नाम, मेक श्योर जो आपने यहाँ पर फाइल का नाम लिखा है वही आप यहाँ पर ऐड करें। तो मैं लिखता हूँ हेडर और इतना लिख के मैं इसको सेव कर लूंगा। तो सेव, तो देखिए सेव होने के बाद मेरा कोड जो है ऑटो फॉर्मेट हो गया। अब ये कैसे हो रहा है, तो मेरे पास इसके लिए एक प्लगइन है। आप यहाँ एक्सटेंशन के टैब पर क्लिक करें और यहाँ से जो है प्रीटियर को जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है प्रीटियर। आप यहाँ पर सर्च करें प्रीटियर और इसको जो है इंस्टॉल कर लें। और उसके बाद में आप क्या करें, सेटिंग पे जाएं। सेटिंग पे जाने के बाद सिर्फ यहाँ पे लिखिए आप ऑन सेव। तो ऑन सेव में यहाँ पे देखिए फॉर्मेट ऑन सेव का ऑप्शन आएगा, इसको आपको सिर्फ टिक करना है। तो इससे क्या होगा, जब भी आप कंट्रोल S करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका कोड जो है फॉर्मेट हो जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है। इनकेस हमारे उसमें थोड़ी वाइट स्पेसेस ज़्यादा हो जाते तो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस को जो है ये रिमूव कर देता है। अब देखिए हमको क्या करना है, इस कंपोनेंट को यूज़ करना है कहाँ पर, app.js में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट के लिए आपको क्या करना है, ऊपर देखिए यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको लिखना है इंपोर्ट का स्टेटमेंट, उसके बाद में आपके कंपोनेंट का नाम। तो हमारे कंपोनेंट का नाम है हेडर और उसके बाद में इसका पाथ हमको ऐड करना पड़ता है। तो फ्रॉम हमारे पास क्या है, देखिए कंपोनेंट का फोल्डर है और उसके अंदर हेडर की फाइल है। तो डॉट स्लैश लगाएंगे आप, डॉट स्लैश, फिर कंपोनेंट्स का फोल्डर, फिर उसके अंदर है हमारे पास हेडर की फाइल। आपको एक्सटेंशन नहीं लिखना है, डायरेक्टली हमको यूज करना है। तो हेडर हमने लिखा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर H1 के बाद में या कहीं पर भी आपका जहां दिल बोले वहां पर आप क्या कर सकते हैं, इसको एज अ कस्टम HTML एलिमेंट यूज कर सकते हैं। तो कस्टम HTML एलिमेंट का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पर एक टैग बनाया, इस टैग का नाम मैंने लिखा हेडर। जो आपने यहाँ पर नाम लिखा है वही आपको लिखना पड़ेगा और इसको जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग में ऐड कर देना है। तो ये हो गया कस्टम HTML एलिमेंट टैग। इतना लिख के अगर आप सेव करेंगे और ब्राउजर पे जाएंगे, यहाँ पर ये रहा TechInfo-YT रिएक्ट कोड। तो पुराने वाले में यहाँ से कट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है हेडर कंपोनेंट। तो ये कैसे हो रहा है, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, हमने एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट ऐड कर दिया। तो इसे हम नेस्टेड कंपोनेंट भी कहते हैं। अब पूरा रिएक्ट का एप्लीकेशन इसी तरीके से हमको क्रिएट करना है। जैसे कि मान लीजिए अभी क्या है, हमारे पास हेडर है, फिर कंटेंट एरिया, फिर फूटर आ सकता है, फिर साइड बार आ सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कंपोनेंट्स यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे पास है हेडर, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरे और भी कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे और उसको जो है हमारे रूट डायरेक्टरी, रूट फाइल कौन सी है, app.js, इसमें जो है इंक्लूड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा कोड बहुत क्लीन रहेगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं app.js में हमारे पास कुछ भी कोड नहीं है, सिंपली एक हेडर का जो है कस्टम HTML एलिमेंट है, यानी JSX कंपोनेंट है यहाँ पे, जो कि हमारे हेडर कंपोनेंट में जितना भी डेटा रहेगा उसको शो कराएगा। तो इजीली हम जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अगर हमारे हेडर में कुछ एरर्स आता है तो हम डायरेक्टली जो है उस कंपोनेंट पर जंप कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या इशू है इसमें। और अगर हमारे पास कुछ व्यू का इशू भी आ रहा है तो हम इसको कमेंट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया, सेव किया और चलते ब्राउजर पे, तो देखिए अब ये शो नहीं हो रहा है। अब राइट क्लिक करके क्या करें, इंस्पेक्ट करें और कंसोल भी एक बार चेक करें। तो कंसोल में हमको वार्निंग्स भी मिलती है। तो यहाँ पे जो वार्निंग्स आ रही है आप उसको भी कम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से रिमूव कर दें, रिफ्रेश करें तो अगर कोई वार्निंग है तो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए हेडर इज डिफाइन बट नेवर यूज। तो हेडर हमने डिफाइन किया और यूज नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ पे कमेंट कर दिया ना, तो ये वार्निंग शो कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आपके पास ESLint है तो यहाँ पर आपको हाइलाइटर भी देखने मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, येलो में जो शो हो रहा है ना वो हाईलाइटर है, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप क्या करें, पैकेज में जो है ESLint बोल के आता है पैकेज,
उसको जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये पैकेजेस का गेम आपको जो है थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद में देखना पड़ेगा, तभी जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अनकमेंट कर देता हूँ एक बार। तो मैंने अनकमेंट कर दिया, अब सेव करूंगा। चलते हैं वापस ब्राउजर पर और देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली शो हो रहा है। और एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे, इंस्पेक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक बॉडी का एलिमेंट है और इस बॉडी के अंदर सिर्फ एक रूट टैग है और रूट के अंदर हमारे पास div है। div का क्लास नेम जो है ऐप है और उसके अंदर हमारे पास एक h1 है। और इसने क्या किया, यहाँ पर हेडर कंपोनेंट को अलग div में ऐड करा और यहाँ पर h1 में हमारे पास हेडर कंपोनेंट शो हो रहा है। तो रिएक्ट का एक और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो है एसईओ फ्रेंडली नहीं है ये। इसको हमको एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती है। तो मोस्टली जो है हमको ज़्यादा इसमें लार्ज स्केल एप्लीकेशन बनाना पड़ती है जिसको हमको एसईओ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर फिर भी हमको एसईओ करना है तो उसके लिए पैकेजेस हैं, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको कंपोनेंट समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेस्टेड कंपोनेंट्स के बारे में। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर app.js के अंदर हेडर कंपोनेंट ऐड किया, उसी तरीके से हम जो है हेडर कंपोनेंट के अंदर भी कोई भी कंपोनेंट शो करा सकते हैं। जैसे कि देखिए हम क्या करेंगे, एक और न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो न्यू फाइल और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ topbar.jsx। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया। अब हमको क्या करना है, इसको क्रिएट करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो है यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है, सेम नाम का रखे आप टॉप बार, और इसको एरो फंक्शन बना दे आप। और इसके अंदर हमको जो है रिटर्न का मेथड लिखना पड़ता है ताकि हम जो है व्यू करा पाए इसके अंदर के एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट लिख सकते हैं जो कि div होता है, और उसके अंदर एक h1 यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ टॉप बार मेन्यू रख देता हूँ, तो थोड़ा रिलेटेबल रहेगा। अब साथ ही में इसको क्या करना है, आपको एक्सपोर्ट करना है। तो आपको लिखना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और आपके कंपोनेंट का नाम, तो हमारे केस में टॉप बार, इतना लिख के आप इसको सेव कर ले। सेव करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इस हेडर कंपोनेंट में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हम कंपोनेंट नेस्टिंग कर रहे हैं। तो इस h1 के बाद में हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे। तो टॉप पे क्या करें आप, सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर दें। तो आपको लिखना है इंपोर्ट और हमारे कंपोनेंट का नाम टॉप बार, फ्रॉम करना है और पाथ। तो अभी हमारे पास क्या है, सेम फोल्डर में है, तो डॉट स्लैश और टॉप बार। एक्सटेंशन आपको लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे कंपोनेंट का नाम, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टॉप बार और सेल्फ क्लोजिंग टैग। इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ और हम क्या करेंगे, ब्राउजर में एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये टॉप बार भी ऐड हो चुका है। लेकिन अब ये टॉप बार कहाँ से आ रहा है, हेडर कंपोनेंट्स में से आ रहा है। जैसे कि अगर हम हेडर कंपोनेंट को अगर कमेंट कर देंगे, यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, हेडर कंपोनेंट को कमेंट कर देता हूँ। तो देखिए अब जो है ये शो नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जो है कंपोनेंट की नेस्टिंग भी कर सकते हैं, जो कि बहुत यूजफुल फीचर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट के बारे में। तो देखिए हम क्या करते हैं, वापस इसको अनकमेंट कर देते हैं। हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, एक हमारा रूट कंपोनेंट है, फिर हेडर कंपोनेंट और टॉप बार कंपोनेंट। अगर मेरे पास इस app.js में कुछ डेटा है जो कि मुझे इस हेडर कंपोनेंट में शो कराना है, तो मोस्टली क्या हो सकता है, हेडर कंपोनेंट में यूजर का नाम हो सकता है। तो हमको अगर वो पास कराना है तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास मिलता है यूज स्टेट हुक। पहले क्या होता था, हम जो क्लास कंपोनेंट यूज करते थे उसके अंदर जो है हमको स्टेट मिलता था। लेकिन रिएक्ट के लेटेस्ट उसमें क्या है, हम जो है हुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद की भी हुक्स जो है हम देखेंगे। तो यहाँ पे हुक्स को यूज करने के लिए आपको जो है यहाँ पे रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है और करली ब्रेसेस, और इसके अंदर आपको लिखना है यूज स्टेट। तो यूज स्टेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, स्टेट को क्रिएट कर सकते हैं। अब स्टेट क्या करेगा, ये कंटेनर का काम करेगा जिसके अंदर जो है हम वैल्यूज को होल्ड करा सकते हैं। और इसको आपको कहाँ लिखना है, इस रिटर्न से पहले लिखना है, यानी कि इस करली ब्रेसेस के बाद में और इस रिटर्न से पहले। आपको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है और उसको एरे में रैप करना है। और एरे के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पे यूज स्टेट का इस्तेमाल करना है। तो यूज स्टेट क्या है, ये हुक है, यानी एक फंक्शन है। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 चीजें डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपका जो भी नाम है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम और उसके बाद में सेट नेम। तो यहाँ पे मैंने जो है नेम लिखा, आप यहाँ पर कुछ भी जो है स्टेट क्रिएट कर सकते हैं। तो नेम यहाँ पर हमारा नॉर्मल वैल्यू है और सेट नेम क्या है, जो वैल्यू हम चेंज करेंगे। यानी कि अगर आपके पास ऑन क्लिक पे वैल्यू चेंज हो रही है या फिर डेटाबेस में से वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसको सेट नेम के थ्रू जो है हम यहाँ पर, देखिए ये नेमिंग कन्वेंशन है, आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। सेट और उसके बाद में आपकी स्टेट का नाम, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, XYZ, एज, नंबर, जो भी है वो लिखे आप। उसके बाद में यहाँ पर सेट जो भी उसके बाद में है वो यहाँ पर ऐड कर दें। और स्टेट के अंदर आप एम्प्टी नहीं रख सकते,
स्ट्रिंग वैल्यू है तो यहाँ पर आपको एम्प्टी स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, या फिर अगर नंबर है तो नंबर को आप जो है लिख सकते हैं एम्प्टी, कोई दिक्कत नहीं। बुलियन है तो बाय डिफॉल्ट आप इसको ट्रू फॉल्स कर सकते हैं। हमारे केस में स्ट्रिंग है तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं और डिफॉल्ट में वैल्यू मैं इसकी क्या कर देता हूँ, यहाँ पर टेक इन्फो YT चैनल कर देता हूँ। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू हो गई इसकी, यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया। जब भी नेम कॉल होगा तब ये जो है डेटा हमको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। अब हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए हमको क्या करना है, आप चाहे तो इस H1 को भी कट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ और इसके अंदर ही पेस्ट करा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखना है कर्ली ब्रेसिस और इस कर्ली ब्रेसिस के अंदर सिंपली आपको पास कराना है स्टेट। तो स्टेट क्या है, हमारा नेम है, तो हमने इसको यहाँ पे पास कराया। आपने जो नाम लिखा है आप यहाँ पर पास कराए। मेक श्योर आप जो है सेट नेम वाला ना कर दे, क्योंकि सेट नेम वाला फंक्शन है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इस नेम को चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पे नेम लिखा। अब मैं सेव करता हूँ, चलते हैं ब्राउजर पर और देखिए हमारे पास आ गया टेक इन्फो YT चैनल। अब अगर यही चीज मुझे हेडर कंपोनेंट में पास करानी है तो मैं क्या करूंगा, उसको एज अ प्रॉप यहाँ पर सेंड करूंगा। प्रॉप मतलब क्या है, प्रॉपर्टीज है। अगर मुझे ये स्टेट को जो है पास कराना है, ये डेटा मुझे चाहिए हेडर कंपोनेंट में, तो मैं क्या करूंगा, उसको एज अ प्रॉप पास कराऊंगा। प्रॉप कैसा, देखिए हमारे पास क्या है, डिव में क्लास नेम है, तो ये एट्रीब्यूट हो गया इसका। तो यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्रॉप के जरिए इसको पास करा सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा नेम और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, हमारी जो वैल्यू है नेम की वो पास करा दूंगा। तो देखिए नेम से कंफ्यूजन हो रहा है आपको, नेम से, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम फ्रॉम ऐप, ऐसा कर देता हूँ मैं, तो आपको समझ में आएगा। तो अब इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं हेडर में। तो मैं इतना लिख के पहले इसको सेव कर लेता हूँ और हम चलते हैं हेडर में। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रॉप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करें, प्रॉप्स लिख दें और इस प्रॉप्स की मदद से जो है, देखिए हमने कहाँ पर प्रॉप्स ऐड किया, एरो फंक्शन के जो है पैरेंथेसिस में इसको ऐड किया। अब हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि हेडर कंपोनेंट और उसके बाद में मैं क्या करूंगा, कर्ली ब्रेसिस और इसके बाद में आपको लिखना है प्रॉप्स डॉट, फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर बनाया था नेम फ्रॉम ऐप, तो वो चीज आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगी डॉट लगा के। तो इतना लिखा आपने, सेव कर लें और एक बार चेक कर लेते हैं एप्लीकेशन को। तो देखिए हमारे पास ऐप कंपोनेंट में भी टेक इन्फो YT चैनल है और यहाँ पर हेडर कंपोनेंट में भी ये शो हो रहा है। तो ये कैसे काम कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को पास करा सकते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स में प्रॉप्स की मदद से। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रॉप्स की मदद से हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो डीस्ट्रक्चर आपको नहीं पता तो आप ES6 का मेरा ट्यूटोरियल देख सकते हैं, वहां पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम फ्रॉम ऐप, तो अब हमको जो है ये प्रॉप डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब सेव करूंगा तब भी जो है सेम आउटपुट हमको मिलेगा, कोई इसमें चेंजेस आपको देखने नहीं मिलेंगे। तो ये भी परफेक्टली काम कर रहा है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा स्टेट हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो स्टेट के लिए हमको सिंपली जो है यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल करना पड़ता है फंक्शनल कंपोनेंट में, और यहाँ पर हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो वेरिएबल हमको एरे के अंदर बनाना पड़ता है। फर्स्ट में जो फील्ड रहेंगी वो हमारी वैल्यू रहेंगी और सेकंड में जो है सेट वैल्यू रहेंगी। तो यहाँ पे हम जो भी सेट करेंगे तो इसको हम फंक्शन या फिर कोई भी इवेंट से जो है टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद में यूज स्टेट का फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे और उसके अंदर हम जो है वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। और उसको यूज करने का तरीका बहुत सिंपल है। सिंपल हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिखेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। और प्रॉप भी आई होप समझ में आ गया होगा, वैल्यूज को जो है यहाँ पर पास करा सकते हैं और ये जो वैल्यू रहेंगी तो ये एट्रीब्यूट हम जो है हमारे कंपोनेंट में डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं इस ऐप के अंदर, इस पैरेंथेसिस के अंदर, क्योंकि एरो फंक्शन हम बनाते हैं और उसको डायरेक्टली जो है कर्ली ब्रेसिस की मदद से हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपके समझ में आया होगा स्टेट एंड प्रॉप्स। अब बात करते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट के बारे में। तो देखिए रिएक्ट फ्रैगमेंट क्या है, अगर देखिए मैं यहाँ पे एक और डिव ऐड करूंगा तो क्या हमको एरर शो होता है। तो यहाँ पे आप लिखें एक डिव और यहाँ पे मैं इसके अंदर एक मैसेज लिखता हूँ H2, यहाँ पे ऑटो सजेशन नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे H2 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो देखिए यहाँ पे हमको जो है हाईलाइट हो रहा है रेड में। अगर आप इस पर होवर करेंगे तो यहाँ से आपको जो है मिल जाएगा JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि एक से ज्यादा डिव जो है आप यूज नहीं कर सकते। अगर आपको यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको जो है इसी कंपोनेंट के अंदर जो है ऐड करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभार हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमको जो है इसके आउट ऑफ द स्कोप, यानी कि पहले जैसे था ये डिव अलग और ये डिव अलग, कुछ इस तरीके से हमको यूज करना है, कोई एक पेरेंट डिव नहीं चाहिए हमको, तब क्या करेंगे हम, तो तब हमको जो है यहाँ पर रिएक्ट फ्रैगमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिएक्ट और इसके बाद में डॉट लिखना है आपको और यहाँ पे लिखना है फ्रैगमेंट।
फ्रैगमेंट जैसे ही आप लिखेंगे तो इसके अंदर आप जो है सारा कोड रैप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस दोनों डिव को कट कर दूंगा और इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। तो अब हमको एरर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसने क्या किया है, इसको रैप कर दिया है रिएक्ट फ्रैगमेंट के अंदर। तो रिएक्ट फ्रैगमेंट हमको अलाउ करता है कि हम जो है मल्टीपल ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो है डिफाइन कर सकें, और साथ ही में इसका शॉर्टकट भी है। लेटेस्ट वर्जन है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली एम्प्टी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ओपनिंग टैग है एम्प्टी, और यहाँ पर क्लोजिंग टैग यहाँ पर हमने ऐड कर दिया एम्प्टी। तो इसके अंदर भी हम इसको रैप कर सकते हैं और इसको सेव कर लेते हैं हम। तो सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर ये आ चुका है, कुछ इस तरीके से हमको शो होगा, और हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्राउजर में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लाइक एंड सब्सक्राइब। अब ये लाइक एंड सब्सक्राइब नीचे क्यों आ रहा है, तो इसके अंदर ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास क्या है, पहले नेम है, फिर हेडर कंपोनेंट है, और उसके बाद में हमारे पास है यहाँ पे नीचे H2 हमारा। तो इसने कुछ इस तरीके से ऑर्डरिंग दे दी। अगर ये H2 हम ऊपर लिख ले तब जो है ये पहले हमको शो करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ और इसको ऊपर पेस्ट कर देता हूँ और सेव। तो अब हमको जो है यहाँ पर लाइक एंड सब्सक्राइब, फिर यहाँ पर हमारा टाइटल यानी कि जो नेम हमने यहाँ पर ऐड किया था स्टेट में से वो शो हो रहा है, और यहाँ पर जो है हमारा हेडर कंपोनेंट और टॉप बार कंपोनेंट हमको शो हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप रिएक्ट फ्रैगमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इवेंट्स के बारे में। तो इवेंट से आप भी फेमिलियर होंगे, जैसे कि माउस ओवर भी एक इवेंट्स है, बटन पर क्लिक करते हैं तब भी जो है इवेंट फायर होता है। तो इन्हीं इवेंट्स को हम जो है रिएक्ट में कैसे यूज कर सकते हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बटन ऐड कर देंगे। तो टॉप बार पे मैं क्या करता हूँ, या फिर हेडर के अंदर भी हम बटन ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल डमी सा देख रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको और जो है इनहेंस करेंगे थोड़ी देर में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बटन ऐड कर देता हूँ। सिंपल जो है हम HTML का बटन यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं क्लिक मी का टेक्स्ट, और इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ। चेक कर लेते हैं ब्राउजर पे, तो देखिए क्लिक मी का बटन यहाँ पर शो हो रहा है। इसके अंदर हमारे पास होता है ऑन क्लिक का इवेंट। तो यहाँ पे हमको लिखना है ऑन क्लिक, और जैसे आप ऑन लिखेंगे तो देखिए बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस आपको नजर आ जाएंगे। तो मोस्ट कॉमन क्या है, ऑन क्लिक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन क्लिक और करली ब्रेसेस। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इनलाइन फंक्शन लिख सकते हैं, या फिर आप जो है सेपरेट फंक्शन लिख के इसको कॉल कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको इनलाइन फंक्शन बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर पैरेंथेसिस लिखना है, फिर आपको जो है एरो का सिंबल बनाना है, और फिर जो है आप करली ब्रेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया इनलाइन फंक्शन। जैसे इसके अंदर मैं लिख देता हूँ अलर्ट, और अलर्ट के अंदर हम मैसेज कर लेते हैं बटन क्लिक्ड। इतना लिख के मैंने सेव किया। अब चलता हूँ वापस ब्राउजर पर, और एक बार ऐप को मैं रिलोड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा क्लिक मी बटन पे। तो देखिए यहाँ पे हमको जो है अलर्ट पॉपअप हो रहा है। तो हमारा ऑन क्लिक का इवेंट है सक्सेसफुली जो है यहाँ पर काम कर रहा है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको और बेटर वे में बना सकते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, इस रिटर्न से पहले एक फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन आप जरूर इसको एरो ही बनाएं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, और इसके बाद में आपको लिखना है फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम में देखिए दो कन्वेंशन है। आप एक तो स्टार्ट में हैंडल लगा सकते हैं, या फिर आपके फंक्शन के नाम के बाद में आप जो है हैंडलर लगा सकते हैं। तो ये दोनों नेमिंग कन्वेंशन जो है फॉलो की जाती है रिएक्ट की एप्लीकेशन को बिल्ड करते टाइम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट में लगाएंगे। आप पहले भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लिक हैंडलर। तो ये हमारे फंक्शन का नाम हो गया। अब इसके अंदर हम हमारा लॉजिक लिख सकते हैं, और यहाँ पे इक्वल का साइन, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब लिखता हूँ अलर्ट फ्रॉम एरो फंक्शन। और अब हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे। तो इस फंक्शन को अब हमको क्या करना है, ऑन क्लिक में सिंपली जो है पास करा देना है। आप क्या करें, पहले ऑन क्लिक को यहाँ से रिमूव कर दें। मैं क्या करता हूँ, इसको अच्छे से बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे वापस से ऑन क्लिक, और यहाँ पर सिर्फ करली ब्रेसिस और आपके हैंडलर का नाम। तो हमारे पास है क्लिक हैंडलर। तो यहाँ पे आप ऐसा पैरेंथेसिस मत ऐड कर दो, वरना वो जगह पे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपको सिंपली जो है विदाउट पैरेंथेसिस आपको आपके फंक्शन का नाम यहाँ पर लिखना है। अगर आपके फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स है तब आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन सेम जो है यहाँ पर पैरेंथेसिस का यूज करना पड़ेगा, और इसके अंदर जो आपको आर्ग्यूमेंट्स XYZ जो भी आपके पास कराने पड़ेंगे। या फिर अगर यहाँ पे नहीं भी है तो इसके बाद में आप जो है यहाँ पर क्लिक हैंडलर लिख के पैरेंथेसिस लगाएंगे, और यहाँ पर आप जो है आर्ग्यूमेंट पास कराएंगे। तो अभी हमारे पास कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक हैंडलर को लिखेंगे विदाउट पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लिक हैंडलर, इतना लिख के सेव कर देता हूँ। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ।
और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो क्लिक मी, तो देखिए सक्सेसफुली जो है अलर्ट काम कर रहा है। तो आप आर्ग्यूमेंट भी इसमें पास कर सकते हैं, जो कि देखिए आर्ग्यूमेंट अगर ऐसे नॉर्मली देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आप जो है कोई ना कोई मिनी प्रोजेक्ट देखें या फिर लार्ज प्रोजेक्ट देखें, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ज्यादा फंक्शनैलिटी कैसे ऐड कर सकते हैं। अभी फिलहाल क्या है, सिंपल एक डमी सा एग्जाम्पल है, और इसमें हम आर्ग्यूमेंट भी देख लेंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास सिनेरियोज जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं कि ऑन क्लिक पे हमको करना क्या है। तो हो सकता है हम वहाँ पे फॉर्म डेटा हैंडल कर रहे हो, या फिर हम जो है डेटाबेस में से कुछ फेच करा के ला रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती है। सो आई होप आपको नॉर्मल तो समझ में आ गया कि इवेंट्स कैसे काम करते हैं। तो इवेंट्स का बेसिक एग्जांपल है ये ऑन क्लिक। इसमें बहुत सारे होते हैं जो कि आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आपको यूज करना पड़ते हैं। तो आप जो है इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। और इवेंट्स के लिए यूजुअली जो मोस्ट क्लिक का ही इवेंट यूज करते हैं, और आप मेरे प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हैं उसमें हम कैसे ऑन क्लिक इवेंट में जो है डेटाबेस से वैल्यू फेच करा सकते हैं, और भी बहुत सारी फंक्शनलिटी हमने उस प्रोजेक्ट में देखी हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं स्टाइलिंग के बारे में, क्योंकि अभी जो है हम सारे बोरिंग टॉपिक्स ही देख रहे थे। तो नॉर्मल अगर हमको एप्लीकेशन को स्टाइल करना है तो हमारे पास एक ग्लोबल स्टाइल शीट होती है जिसे हम कहते हैं index.css। अब इसमें आप कुछ भी चेंजेस करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ बॉडी को। बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे कर दूंगा, देखिए यहाँ पे एक्वा, और इतना लिख के सेव कर लेता हूँ और एप्लीकेशन पे चलते। तो देखिए यहाँ पर तो ये पूरे प्रोजेक्ट पे जो है इस कलर को जो है अप्लाई कर देगा। तो ये ग्लोबल स्टाइल शीट है। अगर आपको लोकल स्टाइल करना है तो आपको जो है डिफरेंट लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगा, या फिर आप जो है इनलाइन स्टाइल शीट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका लोकल स्कोप भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास app.css है। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ बॉडी, और बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कलर कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और इसको हम कर देंगे ब्लू। इतना लिख के मैं सेव करता हूँ। चलते हैं वापस, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये ओवरराइड हो गया, यानी कि हमारे पास जो बॉडी में कलर था वो भी सेम पूरे एप्लीकेशन को अप्लाई हो रहा है, और जो हमने app.css में लिखा वो भी हमारे पूरे एप्लीकेशन को अप्लाई हो रहा है। तो इसको हम कैसे कम करेंगे, तो इसके लिए आप जो है स्टाइल कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं, और साथ ही में जो है आप मटेरियल यूआई या फिर रिएक्ट बूटस्ट्रैप का यूज कर सकते हैं, जो कि लाइब्रेरीज है स्टाइलिंग के लिए। तो आप बूटस्ट्रैप से तो हर कोई फैमिलियर है, आप उसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए स्टाइलिंग अगर आपको इनलाइन करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे हमारे ऐप कंपोनेंट में आता हूँ, या फिर हम हेडर कंपोनेंट में आते हैं और इस डिव को हम क्या करते हैं, कलर दे देते हैं। तो इसको हम स्टाइल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम इनलाइन स्टाइल देख रहे हैं, इसमें आपको लिखना है स्टाइल डबल करली ब्रेसेस आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, वरना स्टाइलिंग जो है काम नहीं करेंगी। नॉर्मल क्या होता था, हम JSX में प्रिंट करा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल यहाँ पर करली ब्रेसेस ऐड कर रहे हैं, लेकिन स्टाइलिंग के लिए आपको जो है डबल करली ब्रेसेस ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं बैकग्राउंड कलर। और देखिए यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन भी अलग है, यहाँ पर ऑटो सजेशन में भी आपको ऑप्शन आएगा। जैसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऐड करता हूँ तो हमको कोई हाइफन देखने नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड लिख रहे हैं, फिर यहाँ पे डैश लगा के कलर ऐड कर रहे हैं। और इनलाइन स्टाइल में हम ऐसा नहीं करेंगे। इनलाइन में हमारे पास रहेगा लोअर केस से स्टार्ट होगा, अगर वर्ड चेंज होता है तो यहाँ पे अपर केस में आएंगे, इसे हम कहते हैं कैमल केस। और उसके बाद में हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कलर को। तो कलर यहाँ पे हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ऑरेंज कलर। तो यहाँ पे मैंने लिखा ऑरेंज, और मेक श्योर देखिए यहाँ पे सजेशन में भी आपको शो करेगा। आपको क्या करना है, इसको सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स में ही लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब इतना लिख के मैं सेव करता हूँ, वापस चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए हमारा जो हेडर कंपोनेंट है वो अब कैसे शो हो रहा है। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर स्टाइलिंग करना पड़ेगा। और इससे बेटर वे है कि आप क्या कर सकते हैं, रिएक्ट बूटस्ट्रैप का यूज कर सकते हैं। तो ये क्या, ये एक थर्ड पार्टी पैकेज है। तो नॉर्मल हम क्या करते थे, बूटस्ट्रैप का यूज करते थे। अब देखिए बूटस्ट्रैप हम यूज करते हैं, लेकिन इसमें इशू क्या था नॉर्मल वाले में, कि इसमें हमारे पास जावास्क्रिप्ट की अलग से लाइब्रेरी है jQuery। तो jQuery क्या है, इटसेल्फ एक अलग लाइब्रेरी है, और हम जो है रिएक्ट यूज कर रहे हैं वो भी एक लाइब्रेरी है। तो हमको दो लाइब्रेरी यूज करना पड़ रही है। तो इसको ओवरकम करने के लिए इन्होंने बनाया था रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो जैसे हम ये यूज करेंगे तो हमको jQuery की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बिल्ट इन कंपोनेंट्स हमको बना के दे देता है, जिसकी मदद से हम जो है डायरेक्टली जो है हमारे एप्लीकेशन में बिना jQuery के जो है सारे बूटस्ट्रैप के फीचर्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करें, गेट स्टार्ट पर क्लिक करें, और यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, इस कमांड को कॉपी करें, और VS कोड में आपको जो है इंटीग्रेटेड टर्मिनल मिलता है। तो आप इस टर्मिनल पर क्लिक करें, न्यू टर्मिनल, तो यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा।
अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, कमांड को जो है रन करा सकते हैं। मेक श्योर आप जो है उसी प्रोजेक्ट के अंदर हो जहां पर आपको इसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा npm install react bootstrap next और यहाँ पर bootstrap का वर्जन। तो ये दोनों पैकेजेस को हमको डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इस कमांड से जो है ऑटोमेटिकली आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो है ये डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएंगे। तो इतना लिख के आप इंटर प्रेस करें, मेक श्योर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो ये सारे पैकेजेस जो है डाउनलोड हो जाएंगे। तो ये डाउनलोड होके कहाँ जाते हैं, नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे ये चले जाएंगे और आप उसको इजीली यूज कर पाएंगे। तो जब तक ये डाउनलोड और इंस्टॉल हो रहा है, मैं आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे यूज करना है। सिंपली आपको क्या करना है, इंपोर्ट की स्टेटमेंट यूज करना है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लासेस का यूज करते हैं कंटेनर के लिए, कंटेनर फ्लूइड, कुछ इस तरीके से हम जो है क्लासेस ऐड करते हैं। लेकिन रिएक्ट बूटस्ट्रैप थोड़ा अलग है, हमको ये ऊपर इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। तो यूज करने के दो तरीके हैं, एक तो आप सिंपल इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए करली ब्रेसेस और इसके अंदर से आप जो है कितने भी जो है बूटस्ट्रैप के फीचर्स या कंपोनेंट्स को जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही में क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी इसको स्क्रिप्ट टैग की मदद से यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए हमने जो है इसको npm की मदद से इंस्टॉल किया है, तो हमको इसकी जरूरत नहीं है। और हाँ, सिंपली हमको एक ही काम करना है कि ये जो स्टाइल शीट का फाइल है, इसको हमको हमारे हमारे app.js में या फिर हमारे index.js की फाइल में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको कर देते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा टाइम लगाता है, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, हमारे index.js की फाइल में आएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर देंगे। तो हमने जो कॉपी किया था इसको पेस्ट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखिए ये बूटस्ट्रैप की CSS फाइल जो है इंपोर्ट हो जाएंगी। इतना लिख के इसको सेव कर ले। अब ये एरर दे सकता है क्योंकि पैकेज हमारा इंस्टॉल हो रहा है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमको एरर शो कर रहा है क्योंकि हमारे पास अभी इंस्टॉलेशन चालू है और उसी दौरान हमने जो है यहाँ पर इसको ऐड कर दिया और सेव कर दिया। तो ये जब तक इंस्टॉलेशन नहीं होता हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का, उसके बाद में हम जो है देखेंगे कि हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, तो आप जो है रिएक्ट बूटस्ट्रैप github.io की वेबसाइट पर जाएंगे। मैं लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कंपोनेंट्स पर क्लिक करें, तो यहाँ पे हमको कंपोनेंट्स के अंदर जो है ऑटोमेटिक बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए नैव बार, नैव बार आप फेमिलियर होंगे, जो टॉप पे हमको मेन्यू दिखता है वो है नैव बार। तो यहाँ पर हमको रेडीमेड मिल जाएंगे नैव बार, इसको हम सिंपली कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे, आप स्क्रॉल करें नीचे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको यूज करना है। तो बहुत सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इसमें से भी हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो रिस्पॉन्सिव बिहेवियर वाला देखिए एक है यहाँ पे, तो इसको हम कॉपी कर सकते हैं। तो पहले इसको इंस्टॉल होने का वेट करें, वरना ये इस पे भी हमको एरर शो कर सकता है। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास जो है रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। और साथ ही में जो है हमारे पास वार्निंग्स है, तो इसको भी आप क्विकली फिक्स कर सकते हैं। आपको लिखना है npm audit फिक्स और इंटर प्रेस कर देंगे, तो सारे वल्नरेबिलिटीज जो यहाँ पर शो हो रहे हैं तो वो फिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे वल्नरेबिलिटीज जो है यहाँ पर फिक्स हो चुके हैं। अब जो है हम डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। तो आप इस टर्मिनल को क्लोज भी कर सकते हैं। और अब आप क्या करें, एक बार आपके सर्वर को जो है रिस्टार्ट कर ले। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो पैकेज जेसन की फाइल में आप जा सकते हैं और यहाँ पे हमको मिल जाएगा, देखिए रिएक्ट बूटस्ट्रैप। यहाँ पर हमने जो पैकेज इंस्टॉल किया है वो यहाँ पर शो करेगा। तो जितने भी थर्ड पार्टी पैकेजेस आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर ये इस पैकेज डॉट जेसन की फाइल में शो करेगा डिपेंडेंसी के सेक्शन में। और साथ ही में देखिए हमको एक और पैकेज यहाँ पर डाउनलोड करना है जिसका नाम है रिएक्ट राउटर बूटस्ट्रैप। तो ये पैकेज भी हम जो है थोड़ी देर में देखेंगे राउटिंग के लिए। फिलहाल हम इसको रहने देते हैं। हम नॉर्मल जो है नेविगेशन मेन्यू क्रिएट करेंगे। पहले चेक कर लेते हैं हमारी एप्लीकेशन कैसे दिख रही है। तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए ये नॉर्मल हमारी एप्लीकेशन है। पहले जो हमको एरर आ रहा था वो इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने जो है इंडेक्स में जो है यहाँ पर CSS ऐड किया था लेकिन यूज नहीं किया था, इस वजह से हमको एरर आ रहा था। अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो है नेविगेशन बार जो है कॉपी करेंगे। तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप पर जाएं आप, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कंपोनेंट का ऑप्शन, या फिर आप डायरेक्टली जो है यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स आपको बता देता हूँ। तो इसमें हमको बहुत सारे कंपोनेंट्स फ्री में मिलते हैं रेडीमेड, सिर्फ हमको क्या करना है, इसको यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे हम नेविगेशन यूज करने वाले हैं तो उसके लिए है नैव बार। तो जितना स्क्रॉल करेंगे उतने सारे मेन्यूज आपको इस तरीके से शो होंगे। तो आप अपनी पसंद का कोई भी मेन्यू यूज कर सकते हैं और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन को साइड में देखते रहें कि इन्होंने कैसे इसको यूज किया है। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे मैं ज्यादा स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पर है देखिए रिस्पॉन्सिव बिहेवियर्स, तो ये वाला हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है
और हम चलते हैं हेडर के कंपोनेंट में और मैं बाकी की फाइल्स जो है क्लोज कर देता हूँ। और हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरे डिव को रिमूव कर देंगे। इस पूरे डिव को रिमूव करने के बाद हमको क्या करना है, पहले तो सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म बना देंगे हम रिएक्ट फ्रेगमेंट का। तो एम्प्टी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, तो ये हो गया रिएक्ट फ्रेगमेंट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको रैप कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी जैसे हमने रैप किया तो यहाँ पे रेड लाइन शो हो रही है, यानी कि ये चीजें हमको अभी इंपोर्ट करना पड़ेगा। और साथ ही में मैं ये हैंडलर भी रिमूव कर देता हूँ, इसकी हमको जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमने हैंडलर को भी रिमूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, और टॉप बार भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, उस कंपोनेंट की भी हमको जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट का स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर करली ब्रेसिस, और यहाँ पे लिखना है फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो ये चीजें आपको इंपोर्ट करना है। और हमको चाहिए नैव बार, कंटेनर, और फिर क्या है हमारे पास, नैव है, नैव ड्रॉप डाउन है, और कुछ नहीं, बस इतनी चीजें। तो ये सारी चीजें हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब हमको कैसे समझ में आ रहा है कि ये चीजें इंपोर्ट करना है, तो जैसे आप यहाँ पर नैव लिखेंगे, कंट्रोल स्पेस करेंगे, तो इस तरीके से आपको सजेशन शो होंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से नैव बार को जो है सेलेक्ट करना है। तो देखिए नैव बार पे से रेड लाइन कट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, कंटेनर ऐड करता हूँ। तो कंटेनर मैंने लिखा कंटेनर, तो कंटेनर का भी रेड लाइन जो है यहाँ से चला गया। अब बचता है नैव, तो हमको लिखना है नैव। जैसे हमने नैव ऐड किया तो नैव के ऊपर से भी रेड लाइन चली गई। अब हमारे पास है नैव ड्रॉप डाउन। नैव ड्रॉप डाउन, तो हमको भी क्या करना है, नैव ड्रॉप डाउन को यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ से आप सिंपली लिखें नैव ड्रॉप डाउन, और सजेशन में आपको ऑप्शन शो हो जाएगा। और यहाँ से डॉट लग गया तो इसको कॉमा कर लें आप। अब ये सक्सेसफुली जो है हमारा कंपोनेंट रेडी है। अगर हम इसमें सेव करेंगे तो हमको कोई भी एरर यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा। सेव कर लेते हैं, सेव किया, चलते हैं एप्लीकेशन पर, और ये रही हमारी एप्लीकेशन। रिलोड कर देंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सक्सेसफुली जो है नेविगेशन बार आ चुका है। लेकिन देखिए यहाँ पे ऊपर हमारे पास टाइटल्स शो हो रहे हैं जो कि हमको नहीं चाहिए। तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, app.js में जाके यहाँ से इसको रिमूव कर देना पड़ेगा। तो मैं हेडर में से जो है प्रॉप निकाल देता हूँ, प्रॉप की हमको जरूरत नहीं। यहाँ से मैं इसको भी कट कर लेता हूँ, सारा डिव मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। हमको सिंगल एक डिव चाहिए, या फिर डिव नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम डायरेक्टली हेडर कंपोनेंट भी शो करा सकते हैं। तो इस डिव को भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। और हम क्या करेंगे, इस स्टेट को भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। स्टेट निकालने के बाद हमको क्या करना है, हेडर में से जो है प्रॉप को रिमूव कर देना है। तो इस प्रॉप को भी हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। और क्या कर सकते हैं, हम ऐप CSS को भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, हमको अभी ज़रूरत नहीं है। यूज स्टेट को भी आप यहाँ से रिमूव कर दें। इतना लिख के आप इसको सेव करें तो ऑटो फॉर्मेट हो जाएगा। और चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, तो देखिए हमारे पास नेविगेशन बार आ चुका है, और उसके नीचे हमारे पास ये बॉडी। तो बॉडी का कलर अभी भी है, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारी मेन CSS फाइल में हमने बॉडी में कलर दिया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ, सेव करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल हमारे पास शो हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप यूज कर सकते हैं। देखिए हमने कोई jQuery का इस्तेमाल नहीं किया, सिंपली हमने जो है रिएक्ट बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल किया है। तो इसकी मदद से हमने सिंपल एक लाइब्रेरी यानी कि एक पैकेज को इंस्टॉल कर दिया। अब हम जो है सारे बूटस्ट्रैप के, जो नॉर्मल बूटस्ट्रैप है, इसके सारे फीचर्स हम यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे जो है आप थर्ड पार्टी CSS लाइब्रेरीज को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको स्लाइडर यूज करना है, कुछ भी यूज करना है, तो आपको यहाँ पर कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। जैसे ये है कैरोसेल, कैरोसेल का भी आप यूज कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, कॉपी करना है, और हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट में एक न्यू फाइल बनाएंगे, और इसका नाम हम रख देते हैं कैरोसेल। तो स्पेलिंग गलत भी हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कैरोसेल JSX। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे इसको। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कंपोनेंट से फेमिलियर हो चुके हैं तब आप क्या करें, यहाँ पर एक्सटेंशन में आए, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ES7 रिएक्ट रिडक्स GraphQL रिएक्ट नेटिव के स्निपेट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका फायदा क्या होगा, इसके लिए हमको बहुत सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, जिसकी मदद से हम जो है आसानी से कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप IMP इंपोर्ट मॉड्यूल नेम। तो इस तरीके से शॉर्टकट है, बहुत सारे हैं, ये आपको खुद को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मैं सिंपली जो है मोस्ट यूजफुल बता दूंगा आपको। जैसे कि मैं लिखता हूँ RAFCE। तो इसका मतलब क्या होगा, ये रिएक्ट का एरो फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर कंट्रोल स्पेस अगर आप दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली जो हमारा कंपोनेंट बन चुका है। और एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए यहाँ पे नाम इंपोर्ट भी है, एक्सपोर्ट भी है, और यहाँ पर जो फंक्शन का नाम है, जो हमारी फाइल का हमने दिया था, सेम वही नाम यहाँ पर ऐड हो चुका है। और बाय डिफॉल्ट हमको डिव मिलता है।
हम चाहे तो इसको जो है रिएक्ट का फ्रेगमेंट बना सकते हैं, जो कि एम्प्टी यानी सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म हम यहाँ पर इसको बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कैरोसेल को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और आपको क्या करना है, यहाँ पर कैरोसेल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट याद रखें, बूटस्ट्रैप जब भी यूज करेंगे आप रिएक्ट बूटस्ट्रैप, तो आपको ये चीजें इंपोर्ट करना पड़ेंगे, नहीं तो आपको एरर्स आएंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, कैरोसेल है, तो सिंपली आप क्या करें, सी लिखे कंट्रोल स्पेस करेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा कैरोसेल। तो जैसे इस पे मैंने ऐड किया तो सारे एरर्स यहाँ से चले गए। अब इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर ले तो ये ऑटो फॉर्मेट भी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस कैरोसेल को जो है हेडर के अंदर या फिर डायरेक्ट app.js के अंदर भी शो करा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे करा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा कैरोसेल। तो देखिए मैंने अभी कंपोनेंट इंपोर्ट नहीं किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेम कंपोनेंट का नाम यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, कैरोसेल। तो देखिए ऑटो सजेशन में आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो कंपोनेंट भी ऑटोमेटिकली जो है ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। तो अगर ये चीज अगर आपके इसमें सपोर्ट नहीं कर रही तो आप क्या करें, एक्सटेंशन पे आए और यहाँ पे देखिए ऑटो इंपोर्ट का एक प्लगइन आता है, आप इसको डाउनलोड कर ले आपके सिस्टम में। तो इससे फायदा क्या होगा, जैसे अभी हमने ऑटो इंपोर्ट किया उसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो अब इस फाइल को हम सेव कर सकते हैं, मैंने सेव किया। अब चलते हैं ब्राउजर पर और देखते हैं हमारी एप्लीकेशन। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड, तो देखिए यहाँ पे कोई इमेजेस नहीं है ना हमारे पास, इसीलिए जो है ये ऐसा एम्प्टी शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इमेजेस ऐड करेंगे। तो इमेजेस कैसे ऐड करना है आपको, बहुत सिंपल है। हम क्या कर सकते हैं, गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अनस्प्लैश का यूज कर सकते हैं, जो कि हमको प्रोवाइड करता है कॉपी फ्री इमेजेस। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी इमेजेस यूज करें तो वो कॉपी फ्री हो, यानी कि आपको परमिशन हो कि आप उसको यूज कर पाए, वरना आपको क्या है कॉपीराइट लगती है, साइबर लॉज भी बहुत सारे होते हैं। और यहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ सर्च कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा टैग, तो यहाँ टैग से रिलेटेड सारे इमेजेस हमको शो हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ ओपन इन न्यू टैब। तो इमेज को मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे URL पाथ मिलता है, तो इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ। और क्या करेंगे हम, देखिए हमारे पास है कैरोसेल का कंपोनेंट और यहाँ पर सोर्स है ना, तो सोर्स के अंदर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देंगे। तो ये पेस्ट किया तो यहाँ पे हमको स्लाइड में शो होगा। तो चलते वापस, तो देखिए कुछ इस तरीके से इमेज हमको शो हो रही है। हालांकि साइज बहुत ज़्यादा है, साइज आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप हाइट एंड विड्थ की प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ हाइट, और हाइट में हमको क्या करना है, यहाँ पर 600 पिक्सल या फिर 500 कर देंगे, 550 कर देता हूँ मैं, ठीक है। इतना लिख के सेव कर लेते हैं, चलते हैं वापस। तो देखिए कुछ इस तरीके से परफेक्टली फिट होके आ रही है हमारे इस पे। सेकंड स्लाइड करेंगे तो कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि सेकंड पे हमारे पास कोई भी इमेज अभी नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको कि आप लोकल इमेज कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप क्या करें, इस पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर जो है एक फोल्डर क्रिएट करें। यहाँ पे आप न्यू फोल्डर बनाएं और इसका नाम रख सकते हैं आप इमेजेस। इमेजेस रखें या फिर एसेट्स भी आप रख सकते हैं। तो इस इमेजेस फोल्डर के अंदर आप जो है कुछ भी इमेजेस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, कोई इमेज, एक दो इमेज को जो है डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड फ्री का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेव, और देखिए यहाँ पे एट्रीब्यूट भी आपको देना पड़ता है। तो एजुकेशनल पर्पस के लिए तो जरूरत नहीं पड़ती, कमर्शियल अगर आप यूज करेंगे तो आपको ऐसा एट्रीब्यूट यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ऑल्ट के अंदर आप जो है एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो है हम एक और इमेज यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और कोई देखिए ये रोबोट की, यहाँ से इसको भी हम जो है डाउनलोड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दोनों भी डाउनलोड हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों भी इमेजेस हमारे पास आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और हमको क्या करना है, हमारे इमेजेस के फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ से रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर कर देता हूँ, तो ये इसके फोल्डर के अंदर हमको ओपन कर देगा। तो यहाँ से हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब इस इमेजेस के अंदर हम जो है डायरेक्टली इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो इसका नाम थोड़ा सा अलग है, तो हम इसको सिंपल कर देंगे ताकि हम जो है इजीली यूज कर पाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ डबल क्लिक करके इमेज 1, और इसका नाम मैं रख देता हूँ इमेज 2। तो मैंने दोनों के नाम जो है चेंज कर दिया। अब हमको यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दूसरा स्लाइड है हमारे पास, और यहाँ पे सोर्स है ना, तो सोर्स यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। और हमको क्या करना है, सिंपली लिखना है इमेजेस। इमेजेस के फोल्डर के अंदर है हमारे पास इमेज 1, और उसका फाइल एक्सटेंशन आपको लिखना है। जैसे कि हमारे केस में क्या है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो देखिए जेपीजी की फाइल है, तो ये एक्सटेंशन आपको लिखना है .jpg। इतना लिख के हम सेव कर लेते हैं और चलते हैं वापस हमारे ऐप पर। तो देखिए सक्सेसफुली जो है ये रोबोट की इमेज भी शो हो रही है। इसी तरीके से हम जो है अगेन इसकी हाइट भी सेट कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ हाइट को, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा।
इसी तरीके से आपके पास थर्ड इमेज है, थर्ड इमेज में भी आप क्या कर सकते हैं, लोकल इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर है तो डायरेक्टली आप जो है इमेज लिख सकते हैं, यानी कि आपके फोल्डर का नाम लिख सकते हैं, तो images/image2, और ये भी मेरे हिसाब से जेपीजी है, तो हम जेपीजी लिख लेंगे इसको और सेव कर देंगे। चलते हैं वापस और ऐप को मैं रिलोड कर देता हूँ। तो देखिए फर्स्ट स्लाइड, सेकंड पे ये है और थर्ड पे, अच्छा थर्ड में नहीं आ रहा है कुछ भी, ओके आ गया थर्ड में, थोड़ा इसने टाइम ले लिया थर्ड के लिए, और इसकी हाइट हमने सेट नहीं की तो हम इसकी हाइट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और साथ ही में आप जो है इसको CSS की मदद से भी जो है कर सकते हैं। तो CSS इस्तेमाल करना है तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आप जो है इनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इसकी हाइट में इनलाइन CSS से करता हूँ, तो आपको लिखना है सिंपल स्टाइल और डबल करली ब्रेसेस, और इसके अंदर आप जो है हाइट सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा हाइट, हाइट के अंदर हम यहाँ पे लिख लेंगे 550 पिक्सल, तब ये बराबर काम करेगा। और मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एप्लीकेशन को, तो फर्स्ट स्लाइड, सेकेंड स्लाइड एंड ये थर्ड स्लाइड हमारी आ चुकी है। सो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। और देखिए इसमें ना जो कैरोसेल हम यूज कर रहे हैं इसको आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा, तो इसमें बाय डिफॉल्ट डिले विले जो भी रहता है तो वो आप सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग से टॉपिक है, अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें और हमारा टाइम जा सकता है। तो अगर आपको जैसा चाहिए आप नीचे स्क्रॉल करें, बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको जो भी पसंद हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि कैसे हम जो है थर्ड पार्टी जो है CSS को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे CSS के फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर एक और है, गूगल करके मैं आपको एक बार बता देता हूँ, उसका नाम है मटेरियल UI। तो जैसे आप मटेरियल UI लिखेंगे तो फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, तो इस तरीके से जो है आप मटेरियल UI को यूज कर सकते हैं। तो पेज इसका कुछ इस तरीके से है, तो ये कंटिन्यू अपडेट होते रहता है, तो आपको कुछ नया इसमें देखने जरूर मिलेगा। तो ये बहुत पावरफुल लाइब्रेरी, जैसे गेट स्टार्ट पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसमें भी कंपोनेंट्स हमको मिलते हैं और बहुत पावरफुल कंपोनेंट्स है, जैसे कि ऑटो कंप्लीट का भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे कैसे यूज होता है, और आपको कोड भी मिल जाएगा, साथ ही में जो है लाइव कोडिंग भी आप कर सकते हैं, यानी कि इसका टेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। तो ये एक बहुत ही पावरफुल है, आप इसका यूज कर सकते हैं, बहुत पावरफुल लाइब्रेरी है। और इन फ्यूचर अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो प्लीज़ आप जो है रिएक्ट मटेरियल UI को ज़रूर सीखें। तो CSS हमने यहाँ पर देख लिया, अब हम बात करते हैं राउटिंग के बारे में। तो जैसे एप्लीकेशन पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास मेन्यू है, नेविगेशन मेन्यू, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी अभी यहाँ पर हमको पेज पर रिडायरेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास पेजेस है नहीं और यहाँ पर हमने अभी सही से राउटिंग सेट नहीं की। नॉर्मली अगर हमको जो है एक पेज से दूसरे पेज में जंप कराना है तो हम क्या करते हैं, एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, W3 स्कूल का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उससे हमको ज़रा अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ W3 स्कूल, तो यहाँ पे हम एंकर टैग का एग्जांपल देख लेंगे। तो क्योंकि हम हमारे कोड से अच्छा है यहीं पर एक बार ट्राई करके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ट्राई इट योर सेल्फ पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या है, ये एक लिंक है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं तब जो है हमको ये रिडायरेक्ट कर लेता है। लेकिन रिएक्ट क्या है, अगर आप नोटिस करेंगे या फिर आपने अगर पढ़ा होगा तो रिएक्ट क्या है, रिएक्ट की मदद से हम क्या करते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं। यानी कि जब भी अगर मैं इस पर क्लिक करूं कोई भी मेन्यू पे तो हमारा पेज जो है वो रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, हमारा सिर्फ उतना कंटेंट ही या फिर उतना पेज ही हमको शो होना चाहिए जहां पर हमको वो शो कराना है। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, न्यू कमर है अगर आपको नहीं समझता ये सब। सिंपल वर्ड्स में क्या है कि हम जो है हमारी एप्लीकेशन को रिफ्रेश नहीं कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एंकर टैग यूज करेंगे तब क्या होगा, हमारी एप्लीकेशन जो है पूरी रिलोड होगी। तो रिएक्ट में क्या है, हम जो है सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि लोडिंग वन टेम्पलेट टू अनदर टेम्पलेट, यानी एक टेम्पलेट में हम दूसरी टेम्पलेट, यानी एक कंपोनेंट में हम दूसरा कंपोनेंट बिना पेज को रिफ्रेश किए जो है शो करा सकते हैं। तो उसे कहते हैं हम यहाँ पर सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो जैसा कि आपने अगर पढ़ा होगा तो रिएक्ट की मदद से हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में क्या होता है कि हमारा पेज जो है रिफ्रेश नहीं होता बार बार। जैसे अगर PHP नॉर्मल आपने देखा होगा या फिर वेनिला जावास्क्रिप्ट आप यूज करते होंगे, जब आप एंकर टैग यूज करेंगे तो पेज पूरा रिफ्रेश होगा, लेकिन रिएक्ट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए हमको मिलती है एक लाइब्रेरी। सिंपली आप क्या करें, गूगल ओपन करें और यहाँ पे आप लिखें रिएक्ट राउटर डॉम। तो देखिए फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएंगी, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पैकेज आपको मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये भी एक थर्ड पार्टी पैकेज है। देखिए रिएक्ट का डिसएडवांटेज यही है कि इसे यूज करने के लिए हमको जो है बहुत सारे थर्ड पार्टी पैकेजेस लगते हैं, क्योंकि ये लाइब्रेरी है। अगर ये फ्रेमवर्क होता तो एक कंप्लीट सोल्यूशन होता है। जैसा कि एंगुलर में अगर आप नोटिस करेंगे तो वहां पर एंगुलर की खुद की राउटिंग की लाइब्रेरी है,
क्योंकि वो एक फ्रेमवर्क है और लाइब्रेरी क्या होती है, साइज में भी छोटी होती है और इसका बंडल जो है हमको छोटा मिलता है। तो एंगुलर में क्या है, ये फ्रेमवर्क है, थोड़ा बड़ा है और उसमें ज़्यादा एडवांस चीज़ें हैं। एडवांस चीज़ों का मतलब ये नहीं है कि हम उसको रिएक्ट में यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसी एडवांस चीज़ों के लिए जो है रिएक्ट में सेपरेट सेपरेट पैकेजेस बने हैं, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं रिएक्ट राउटर डॉम। राउटिंग के लिए ये बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है। देखिए यहाँ पर आप कोर में यूज़ कर सकते हैं, वेब में या फिर नेटिव नेटिव यानी मोबाइल एप्लीकेशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, इस कमांड को जो है कॉपी पेस्ट करना है, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। इसको आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आपके टर्मिनल में ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं टर्मिनल ओपन करूंगा और हमको यहाँ पर क्या करना है, मैं क्लियर कर देता हूँ उसको सबसे पहले। तो cls npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। तो यहाँ पे आप स्पेलिंग का खास ध्यान रखिए या फिर एज इट इज आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो रिएक्ट राउटर डॉम। तो इस प्रोजेक्ट में हमने जो है बूटस्ट्रैप का भी यूज किया है। तो बूटस्ट्रैप के थ्रू अगर हमको राउटिंग करना है तो उसके लिए हमको एक अलग से और पैकेज जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सिंपली आप क्या करें, गूगल कर लें। गूगल में आप यहाँ पर सर्च करें रिएक्ट राउटर बूटस्ट्रैप। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से npm JS की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। देखिए npm JS भी बहुत पावरफुल है, जैसे गूगल सर्च इंजन है वैसे ही npm जो है यहाँ पर npmjs.com ये पूरे पैकेजेस और लाइब्रेरीज को जो है यहाँ पर समेट के रखता है, अपने पास रखता है। यहाँ से आप जो है सर्च कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिएक्ट राउटर बूटस्ट्रैप है। वीकली डाउनलोड्स भी आपको यहाँ पर शो होंगे कि कितना पॉपुलर है ये पैकेज और इस पैकेज को कैसे आपको यूज करना है। तो कुछ भी अगर आपको सर्च करना है तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको भी कॉपी कर लेंगे, npm रिएक्ट राउटर बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप इसकी मदद से क्या होगा, हमको इसके अंदर जो है लिंक कंटेनर मिलता है। तो लिंक कंटेनर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमको नॉर्मल जो है लिंक कंटेनर यूज नहीं करना पड़ेगा रिएक्ट राउटर डॉम का। तो इससे होगा क्या, इससे हमारी एप्लीकेशन में जो CSS है वो बनी रहेंगी, यानी रिएक्ट बूटस्ट्रैप की जो CSS है वो बनी रहेंगी। वरना लिंक कंटेनर क्या करेंगे, उसकी स्टाइलिंग जो है बिगाड़ देगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। हमने npm इंस्टॉल लिखा, उसके बाद में रिएक्ट राउटर डॉम। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है रिएक्ट राउटर बूटस्ट्रैप और इंटर प्रेस कर देना है। तो ये पैकेज भी आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। तो ये करंट प्रोजेक्ट के अंदर हमको जो है डाउनलोड और इंस्टॉल करके दे देगा। इसको आप चेक कर सकते हैं package.json की फाइल में। तो यहाँ पे देखिए अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है, सिंपली हमारे पास क्या है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप है। अब जैसे ही ये पैकेज डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा तब जो है यहाँ पर डिपेंडेंसीज में जो है ये ऐड हो जाएगा। तो वेट करते हैं इसके डाउनलोड होने का। तो देखिए सक्सेसफुली जो है ये डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं रिएक्ट राउटर बूटस्ट्रैप और रिएक्ट राउटर डॉम। साथ ही में वार्निंग्स भी है, इसको भी आप फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि npm ऑडिट फिक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बार बार वार्निंग्स क्यों आ रहे हैं। देखिए ये जो है थर्ड पार्टी पैकेजेस है और रिएक्ट क्या है हमारे पास अलग है। तो इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, कुछ पैकेजेस इशू करते हैं तो उसको जो है यहाँ पर ये एज अ वल्नरेबिलिटीज जो है कंसिडर्ड करता है। इसीलिए यहाँ पर जो है हमको वल्नरेबिलिटीज के लिए वार्निंग्स आती है। आप इसको फिक्स कर सकते हैं या फिर एज इट इज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिक्स करेंगे तो इन फ्यूचर हमको कोई प्रॉब्लम फेस करने नहीं मिलेंगी अगर अभी से हम जो इसको फिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये भी रिजॉल्व हो चुका है। अब हम जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मल लिंक भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि हम जो है इसमें लिंक कंटेनर देखेंगे जो कि बहुत इजी वे में हमको ज्यादा कंट्रोल प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इंपोर्ट करना पड़ेगा लिंक कंटेनर को। तो यहाँ पे इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, यहाँ पे हमको करना है रिएक्ट राउटर बूटस्ट्रैप और इसमें से हमको क्या चाहिए, यहाँ से लिंक कंटेनर हमको चाहिए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा लिंक कंटेनर का। अब इसको आपको कैसे यूज करना है, तो जहां जहां आप href देख रहे हैं ना, href से क्या होता है, पेज रिलोड होता है। तो आपको href कभी भी जो है रिएक्ट के एप्लीकेशन में यूज नहीं करना। हाँ अगर आप जो है विंडो ऑब्जेक्ट की मदद से कर रहे हैं तो तब आप कर सकते हैं, लेकिन एज अ मेन्यू के लिए या फिर बटन क्लिक के लिए आप नहीं कर सकते। तो यहाँ से आप इसको रिमूव कर दें और इसको क्या करें, आप लिंक कंटेनर के अंदर जो है टैग कर दे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा लिंक कंटेनर, तो ये एक टैग बन गया और इस टैग के अंदर हम क्या करेंगे, रिएक्ट बूटस्ट्रैप का जो टेक्स्ट है उसको ऐड कर देंगे। तो सिंपली इसके अंदर हमने रैप कर दिया और इसके अंदर हम क्या करते हैं, टू की प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, टू स्लैश। तो स्लैश का मतलब क्या है, सिंपल जो है हम यहाँ पर इसको रूट पे यानी लोकल होस्ट 3000 पर रिडायरेक्ट कर लेंगे। तो अभी इसको सेव नहीं कर सकते, हम सेव करेंगे तो हमको एरर मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमको जो है सबसे पहले हमारे रिएक्ट राउटर डॉम को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, हम एक बार वापस आते हैं इसकी वेबसाइट पर और यहाँ पर देखिए
हमको कुछ इस तरीके से जो है इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा ब्राउज़र राउटर, फिर स्विच स्टेटमेंट, फिर राउट है और लिंक है। तो ये चीज़ें हमको इंपोर्ट करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपकी app.js की फाइल जो कि हमारा मेन रूट कंपोनेंट होता है, इसमें हम जो है इसको इंपोर्ट करेंगे। तो हमको क्या करना है, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और इसमें से हमको चाहिए सबसे पहले ब्राउज़र राउटर। उसके बाद में हम यहाँ पे स्विच का भी इस्तेमाल करते हैं। स्विच भी मैं बता दूंगा आपको क्या है, कैसे काम करता है। और उसके बाद में हमको लगता है राउट। तो देखिए ब्राउज़र राउटर क्या है, ये रैपर है। रैपर का मतलब क्या है, जैसे हम जो है डिव में जो है सारे एलिमेंट को जो है रैप करते हैं, एक कंटेनर की तरह जो है डिव काम करता है। और यहाँ पर देखिए रिएक्ट फ्रैगमेंट जो है कंटेनर की तरह काम कर रहा है। तो उसी तरीके से राउटिंग को भी हमको जो है एक कंटेनर में बनाना पड़ता है। तो हमारी पूरी एप्लीकेशन को हम क्या करते हैं, इस ब्राउज़र राउटर के अंदर जो है रैप कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम जो है सारे राउटिंग की फंक्शनैलिटी को पूरे एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने ये ब्राउज़र राउटर कोई कंपोनेंट में लिखा, हेडर कंपोनेंट के अंदर, यानी कि हेडर कंपोनेंट की फाइल में गया और यहाँ पर इंपोर्ट करके सिर्फ इतने फाइल में लिखा, तो इसका कंट्रोल सिर्फ इतनी फाइल तक ही लिमिटेड रहेगा। अगर मैं ये चीज़ अभी ऐप.js में कर रहा हूँ, तो अब ऐप.js क्या है, हमारा रूट कंपोनेंट है। तो ऐप.js क्या कर रहा है, हमारे पूरे एप्लीकेशन का इसके पास कंट्रोल है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पूरे एप्लीकेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। आप इसी तरीके से जो है इसको index.js की फाइल में भी ऐड कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक तो ऐप.js में लिखते हैं या फिर index.js की फाइल में लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इजी वे में बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं जो है ब्राउज़र राउटर जो है हमारे ऐप.js की फाइल में लिख रहा हूँ। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, इसको यूज़ करना बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल जो है इसको भी एज अ टैग यहाँ पर ऐड कर देना है। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ब्राउज़र राउटर और यहाँ पर ये बन गया टैग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। और इसके बीच में आपको क्या करना है, आपके कंपोनेंट्स को जो है रैप कर देना है। तो यहाँ से कट पेस्ट। अब ये जैसे लिखेंगे आप सेव करेंगे, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हमने कहा पर हेडर के अंदर ऐड किया था ना लिंक कंटेनर, तो इसको भी सेव कर लेते हैं और चलते हैं ब्राउज़र पर और हमारी एप्लीकेशन को रिलोड कर देते हैं। तो देखिए हमको क्या देखने मिलता है। तो देखिए रिएक्ट चिल्ड्रन ओनली एक्सपेक्ट रिसीव अ सिंगल रिएक्ट एलिमेंट चाइल्ड। तो ये एरर आपको देखने मिल सकता है। आप कंसोल करेंगे तो भी आपको जो है नॉर्मली समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप वार्निंग में देखेंगे तो हमारे पास लिंक कंटेनर का एरर है। तो हमने जो यहाँ पर लिंक कंटेनर ऐड किया था, तो यहाँ पर हमको उसका इशू यहाँ पर आ रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस लिंक कंटेनर को आउटसाइड लिखना पड़ेगा ब्रांड के, क्योंकि ये कंटेनर है और डिव की तरह काम करता है, यानी ब्लॉक लेवल पे काम करता है, इसीलिए जो है ये काम नहीं करेगा। तो आपको यहाँ से इसको कट करना है और ब्रांड को जो है इसके अंदर जो है रैप कर देना है। इतना लिख के सेव करेंगे तो वो एरर चला जाएगा। देखिए चला गया एरर। आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो कंसोल पे के वार्निंग्स भी चले जाएंगे। और यहाँ पे देखिए स्विच डिफाइन बट नेवर यूज, क्योंकि अभी हमने यूज नहीं किया। सिंपली अभी हम क्या करेंगे, वापस चलते हैं और स्विच जो है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर राउट क्रिएट करेंगे। राउट से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक दो कंपोनेंट ऐड कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे न्यू, और इसका नाम मैं रखता हूँ about.jsx, और यहाँ पे हम इसको एरो फंक्शन बना देंगे RAFCE, और कंट्रोल स्पेस प्रेस करके इंटर दबाएंगे तो ये कंपोनेंट आपका क्रिएट हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक h1 ले लेंगे और यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ about us पेज। इतना लिख के हम इसको सेव कर लेंगे। साथ में एक और मैं यहाँ पे कंपोनेंट बना देता हूँ न्यू, और मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ contact.jsx, और इसको भी हम जो है एरो फंक्शन बना देंगे तो RAFCE, और यहाँ पे मैं h1 एक ले लेता हूँ और कॉन्टैक्ट, और इतने लिख के इसको सेव कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, राउट की मदद से जो है इन पेजेस को फैच कराएंगे। तो हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपोनेंट को ऐड करेंगे। सो आई होप आपने जो है ऑटो इंपोर्ट का प्लगइन जो है इंपोर्ट कर लिया होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक सजेशन का ऑप्शन आएगा। तो हमको अभी ये यूज नहीं करना है। हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर जो है स्विच का इस्तेमाल करेंगे। तो स्विच क्या है, स्विच अगेन एक कंटेनर है, ये सिर्फ राउटिंग के लिए यूज होता है। तो आपको क्या करना है, जितने भी राउट्स हैं उसको स्विच के अंदर जो है इंपोर्ट कर देना है। तो इसके अंदर हम सारे जो है राउट्स लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है राउट, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, और इसके अंदर हमारे पास होता है सबसे पहले एक एट्रीब्यूट जिसका नाम होता है पाथ। तो पाथ यहाँ पर हमको डिफाइन करना है कि कौन से पाथ पे हमको क्या करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है पाथ स्लैश हम रखेंगे अबाउट। अगर यूआरएल में लोकल होस्ट :3000 और अबाउट हो, तब जो है हमको यहाँ पर कंपोनेंट शो करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपोनेंट। कंपोनेंट को हमको जो है करली ब्रेसिस के अंदर लिखना है, और यहाँ पर
जो कंपोनेंट आपको शो कराना है उसका नाम लिखना है। तो हमारे केस में क्या है, अबाउट का कंपोनेंट है। तो देखिए ऑटो सजेशन में ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर ये इंपोर्ट भी हो गया। अगर नहीं होता है तो आप मैनुअल इसको इंपोर्ट करें। और यहाँ पे देखिए इतना लिख के मैं क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। सेव जैसे ही करूंगा मैं, यहाँ पे आते पेज को रिफ्रेश करते हैं और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से स्लैश अबाउट लिख देता हूँ। मैंने अबाउट लिखा तो देखिए नीचे हमारे पास अबाउट अस पेज आ रहा है। तो इस तरीके से हम जो है राउटिंग का यूज कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, मेन्यू पर इसको शो करना है। तो मेन्यू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हेडर के अंदर हमारे पास है, तो यहाँ पे मेन्यू के नाम थोड़े अलग है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अबाउट कर लेते हैं। मैं एक दो ही चेंज करके बताऊंगा, पूरा हम इसमें नहीं देखने वाले। हमको क्या करना है, सबसे पहले लिंक कंटेनर के अंदर जो है इसको रैप करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे लिंक कंटेनर, मेक श्योर स्पेलिंग सही लिखें आप। तो यहाँ पे लिंक कंटेनर और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस नैव लिंक के टैग को जो है ऐड कर देंगे। और इसके अंदर हमको क्या करना है, टू की प्रॉपर्टी ऐड करना है। जैसे टू के अंदर हम लिखेंगे स्लैश अबाउट, तो ये अबाउट के पेज पे हमको रिडायरेक्ट कर देगा। और यहाँ से आप क्या करें, इस href को रिमूव कर दें और हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पर ऐड कर देंगे लिंक कंटेनर। हमने जो कॉन्टैक्ट का बनाया था उसके लिए भी हम जो है यहाँ पर ऐड कर देंगे। और इसके अंदर टू की प्रॉपर्टी आपको ऐड करना है कॉन्टैक्ट। ये अभी हमने क्रिएट नहीं किया, इसको हम अभी क्रिएट कर देंगे। कंपोनेंट हमारा क्रिएट किया हुआ है लेकिन हमने जो है राउट नहीं बनाया इसके लिए। और यहाँ से आप क्या करें, href को भी रिमूव कर दें और इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद वापस आएंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ चुका है अबाउट, और इसका नाम हम चेंज नहीं किए, क्या इसको कर देंगे हम कॉन्टैक्ट। इतना लिख के सेव करते हैं तो देखिए यहाँ पर अबाउट है, कॉन्टैक्ट है। तो कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ भी शो नहीं होगा लेकिन राउट हमारा चेंज हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है तो वापस से हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक राउट लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा राउट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाथ। पाथ के अंदर हम क्या करेंगे, इसका पाथ ऐड कर देंगे। जैसे कि हमने लिखा कॉन्टैक्ट, फिर यहाँ पे कंपोनेंट हमको शो करना है तो कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नाम आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो हमारे केस में क्या है, कॉन्टैक्ट का हमने जो बनाया था अभी वो हमको यहाँ पर ऐड करना है। तो कंट्रोल स्पेस, यहाँ पे ऑटो सजेशन में आ जाएगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट भी ऐड हो चुका है और इसके बाद में इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्लोज हो चुका है। सेव करते हैं, वापस आते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमको ये शो करेगा। सो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ें कैसे काम करती है। अब देखिए आपको अगर कैरोसेल रिमूव करना है तो आपको इसको अलग से कंपोनेंट में ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमने कैरोसेल बनाया था ना और डायरेक्टली हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया, तो इसको यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा और इस हेडर को भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। हेडर रहने देते हैं, हेडर में मेन्यू है ना, और उसके बदले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर एक न्यू राउट बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा राउट, हम एक न्यू राउट बनाएंगे राउट, और यहाँ पे पाथ में हम सिंपली क्या करेंगे, इसको स्लैश रखेंगे। तो स्लैश का मतलब क्या रहेगा, लोकल होस्ट 3000। और उसके बाद में हमको क्या करना है, कंपोनेंट शो कराना है। कौन सा वाला, अभी जो हमने कैरोसेल के लिए क्रिएट किया था, तो ये वाला शो कराना है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। सेव करने के बाद वापस आते हैं, एप्लीकेशन को रिलोड कर देते हैं तो कुछ भी चेंजेस अभी नजर नहीं आएगा। अब देखिए अगर हमको ये कैरोसेल शो नहीं कराना हमारे अबाउट पेज पे, तब हमको क्या करना पड़ेगा, ये चीजें हमको यहाँ पर बताना पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पर एग्जैक्ट की प्रॉपर्टी दे देंगे। तो यहाँ पे आप क्या करें, एग्जैक्ट लिखें और आप क्या करें, जब भी आप जो है रूट पाथ रखें उसको डाउन में रखें, यानी सबसे नीचे जो है आप उसको रखें, तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी राउटिंग में। इतना लिख के हम सेव कर लेते हैं, चलते हैं वापस। तो देखिए हमारे पास अबाउट पेज ओपन है और मैं क्या करता हूँ, होम पर चलता हूँ। तो हमने क्या किया था, इस रिएक्ट बूटस्ट्रैप यानी कि जो नैव ब्रांड था इस पर होम पेज का लिंक रखा था। तो अभी हमारे पास क्या है, ये होम पेज है। अब अबाउट पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ अबाउट पेज शो होगा और कॉन्टैक्ट पे करूंगा तो सिर्फ कॉन्टैक्ट पेज शो होगा। तो इस तरीके से जो है आप यूज कर सकते हैं रिएक्ट राउटर डॉम का और सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगर आप ऊपर नोटिस करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा कोई भी पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, सिर्फ हमारा जो है यूआरएल जो है हिट हो रहा है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो कुछ भी रिफ्रेश नहीं हो रहा। जैसे कि मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से रिफ्रेश होता है। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, डायरेक्टली जो हमारा पेज अपडेट हो रहा है। तो यही है जावास्क्रिप्ट की पावर, रिएक्ट की पावर। तो इस तरीके से आप जो है यूज कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, जैसे कि रिएक्ट राउटर डॉम को अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें हमको देखने मिलती है। 404 का अगर हमारे पास राउट रहा तो हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें, ये आपको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा और ये डिपेंड करता है कि आपको अपनी एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप जो है
नॉट फाउंड का लिंक है उसको भी यूज कर सकते हैं। सिंपली उसके लिए आपको स्टार लगाना पड़ता है, तो हम भी क्या करते हैं यहाँ पर ऐड कर देते हैं। मेक श्योर इन द एंड यानी कि सबसे आखिरी में आप इसको रखें, वरना स्टार्ट से ही हमको वैसे शो करेगा। तो पाथ में आपको क्या करना है, स्टार ऐड कर देना। तो एस्ट्रिक का साइन आपको 8 नंबर के ऊपर मिल जाएगा, और कंपोनेंट तो कुछ भी शो नहीं कराना, तो सेल्फ क्लोजिंग में हम इसको ऐड कर देंगे। तो इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट शो करा सकते हैं। तो कंपोनेंट हमारे पास है नहीं कोई भी अभी फिलहाल, तो हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट क्रिएट कर देंगे। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और नॉट फाउंड का हम जो है कंपोनेंट बना देंगे। सबसे पहले मैं कंपोनेंट ही बना देता हूँ। तो राइट क्लिक, न्यू फाइल, और इसका नाम रखेंगे नॉट फाउंड डॉट JSX, और इसको भी एक एरो फंक्शन बना देंगे। तो RAFCE, और यहाँ पर आपका एरो फंक्शन जो है क्रिएट हो जाएगा। और इसके अंदर हम जो है H1 की एक हेडिंग दे देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है H1, और यहाँ पे पेज नॉट फाउंड लिख देंगे हम, पेज नॉट फाउंड। तो आप इसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको सेव करें। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, वापस जाना है app.js, और यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉट फाउंड, जो कि ये हमारा ये है, और इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये इंपोर्ट भी हो गया। अब इतना लिख के मैं सेव कर लेता हूँ। चलते हैं ब्राउजर पर, और ये रही हमारी एप्लीकेशन। रिफ्रेश। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर राउट के अंदर जो है, यानी ये पाथ जो है हमारा, इसमें कुछ भी ऐड कर देता हूँ। जैसे कि अबाउट से हटा के मैं क्या कर देता हूँ, इसको XYZ कर देता हूँ, और जैसे इंटर करूंगा तो देखिए पेज नॉट फाउंड। अगर ये राउट अवेलेबल नहीं है तो हमको जो है इस तरीके से पेज नॉट फाउंड का जो है एरर देगा। एरर नहीं, पेज नॉट फाउंड का कंपोनेंट शो कराएगा। तो यहाँ पे आप बहुत सारी डिजाइनिंग कर सकते हैं, यहाँ पे एनिमेशन जो है ऐड कर सकते हैं। तो हम अभी सिर्फ बेसिक देख रहे हैं। अगर आपको और सीखना है तो आप मेरे प्रोजेक्ट्स के ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, और साथ ही में बहुत सारे अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, और बेल नोटिफिकेशन जो है आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो यही था रिएक्ट राउटर डॉम में। आप चाहे तो उसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास बहुत सारा डेटा रहेगा। कुछ डेटा जो है हमारे पास स्टैटिक रहेगा, यानी हमारी एप्लीकेशन में ही रहेगा, और कुछ डेटा जो है हमारे पास डेटाबेस से आएगा। तो एपीआईज के लिए भी जो है यहाँ पर रिएक्ट में बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है। तो एपीआईज को हैंडल करने के लिए हम जो है फेच मेथड का जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है वो यूज कर सकते थे, लेकिन रिएक्ट में जो है ज्यादा पावर हमको दिया है कि हम जो है थर्ड पार्टी पैकेजेस का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमको जानना चाहिए लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड्स, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होता था, पहले हमको जो है क्लास कंपोनेंट यूज करना पड़ता था। तो उसमें हमारे पास बहुत सारे मेथड्स थे, जैसे कि कंपोनेंट डिड माउंट, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, फिर गेट स्टैटिक प्रॉप्स। तो ये बहुत सारे हमारे पास जो है लाइफ साइकिल मेथड्स थे। तो इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, यूज इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली आप गूगल में अगर यूज इफेक्ट देखेंगे तो ये भी क्या है, यूज, यहाँ पे आपको लिखना है यूज इफेक्ट रिएक्ट। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, लाइफ साइकिल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। नॉर्मल में हम क्या कर रहे थे, कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे थे, और कंपोनेंट डिड माउंट, तो ये सब चीजें हमको यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपली हमको क्या करना है, एक यहाँ पर से हुक ऐड करना है रिएक्ट के अंदर से, और इसके अंदर जो है हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा यूज इफेक्ट का फंक्शन, और इसके अंदर आप कितने भी फंक्शंस जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखिए, थ्योरी अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसका लाइव एग्जांपल हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करें, npm JS पे जाएं, और यहाँ पर पैकेज सर्च करें Axios। तो Axios क्या काम करता है, यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट मैच है, और Axios की मदद से हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। क्योंकि रिएक्ट में प्रॉब्लम क्या है कि हमको जो है फैच का यूज करना पड़ेगा, और फैच जो है इतना पावरफुल नहीं है कि ये जो है एसिंक अवेट रिस्पॉन्स को अच्छे से हैंडल कर पाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर Axios का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो Axios जो है आप जावास्क्रिप्ट के साथ यूज कर सकते हैं, टाइपस्क्रिप्ट के साथ में यूज कर सकते हैं, या फिर कोई अदर लाइब्रेरी के साथ में भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक नहीं है कि ये सिर्फ रिएक्ट के लिए बना है, लेकिन रिएक्ट के लिए बहुत पॉपुलर है, और बहुत सी कम्युनिटी, हम कहेंगे 80 to 90% जो है लोग Axios का इस्तेमाल करते हैं। इंस्टॉल करने का तरीका बहुत सिंपल है, आपको लिखना है npm i Axios, यहाँ से कॉपी कर ले आप, और टर्मिनल पे चलें, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टर्मिनल को ओपन कर लेंगे, और यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे। तो जैसे पेस्ट करेंगे तो ये पैकेज आपको जो है डाउनलोड और इंस्टॉल होकर मिल जाएगा आपके सिस्टम में। तो इसको आप अगेन चेक कर सकते हैं पैकेज डॉट जेसन की फाइल में। तो वेट करें इसके डाउनलोड होने का, जैसे कंप्लीट हो जाए तो आप पैकेज जेसन की फाइल में इसको चेक कर सकते हैं। तो इसको कैसे यूज करना है वो भी हम देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल जो है यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन बता देता हूँ। हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको रिक्वायर करना है,
रिक्वायर तो नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको जो है रिएक्ट में देख रहे हैं जिसमें हमारे पास ES6 होता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं हमको डायरेक्टली जो है इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं ये पैकेज डाउनलोड हुआ है नहीं, तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अगेन वार्निंग मिल रही है, तो इसको भी आप क्विकली फिक्स कर लें। npm ऑडिट फिक्स इतना लिख के आप इंटर कर दें तो ये फिक्स हो जाएंगी वल्नरेबिलिटी सारी। और जैसे ही फिक्स होती है तो हम देखिए पैकेज जेसन की फाइल में एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्सियोस का पैकेज, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा एक्सियोस का पैकेज। अब हमको क्या करना है, इसको यूज करना है। तो यूज कहाँ पर कर सकते हैं हम, एक न्यू कंपोनेंट बना देंगे। तो सारे कंपोनेंट्स मैं यहाँ से जो है रिमूव कर देता हूँ। index.js पैकेज को भी यहाँ से रिमूव कर देंगे, कैरोसेल भी क्लोज, हेडर तो सारे ही मैंने यहाँ से क्लोज कर दिए। और मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल को भी जो है यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर जो है यहाँ पर एक न्यू कंपोनेंट बनाएंगे और इसका नाम हम रखते हैं पोस्ट। तो P कैपिटल रखें आप, और इसमें हम जो है पोस्ट शो कराएंगे यूजर के। तो डमी सा जो है हम यहाँ पर API यूज करने वाले हैं, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको जो है एरो फंक्शन बना देता हूँ, RAFCE। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस डिव को कट करके फ्रैगमेंट बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1, और इसको हम क्या करेंगे, हमारे रूट पेज पे जो है शो कराएंगे। app.js में आपको जाना है और हम क्या करेंगे, इसको रूट कंपोनेंट में शो कराएंगे। तो हमारे पास कैरोसेल है, कैरोसेल के बाद में भी हम इसको शो करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको। तो इस कैरोसेल के बाद में हम क्या कराएंगे, इसको शो करा देंगे। तो मैं यहाँ पे राउट लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा पाथ, पाथ जो है स्लैश ही रहने देता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंपोनेंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्ट। पोस्ट का जो हमने बनाया है ना, ये वाला कंपोनेंट इंपोर्ट कर देंगे और इसको एग्जैक्ट कर देंगे। और मैं पाथ ऐड कर देता हूँ वरना हमको एरर शो करेगा। तो पाथ में मैं लिखता हूँ पोस्ट। तो इतना लिख के हम इसको सेव कर लेते हैं। और हम क्या करेंगे, हेडर के अंदर भी चेंजेस कर देंगे। एक मेन्यू हमारे पास समथिंग का है ना, तो कॉन्टैक्ट के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर से इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे नीचे। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको पोस्ट, और इसका पाथ आपको ऐड कर देना है पोस्ट। तो एक बार चेक कर ले आपने, यहाँ पर जो लिखा है सेम वही आप यहाँ पर भी ऐड करें। इतना लिख के सेव करें। चलते हैं एप्लीकेशन पर और मैं रिलोड कर देता हूँ। तो देखिए पोस्ट का आ चुका है, इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए एक्सियोस एग्जाम्पल हमको शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी API का यूज करेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है और यहाँ पे हम लिखेंगे जेसन प्लेस होल्डर API। इतना लिख के आप टाइप करें तो यहाँ पर फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप जो है डमी APIs यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, आप नीचे ट्राई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास है पोस्ट। तो पोस्ट के लिए हमारे पास ये API है, इसको हमको कॉपी करना है। और हम क्या करेंगे, हमारा जो पोस्ट है उसके अंदर जो है स्टेट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमको जो है वेरिएबल के अंदर जो है इसको स्टोर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम यूज स्टेट का इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद में यूज इफेक्ट का लाइफ साइकिल के लिए हम जो है यूज करने वाले हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टेट बना देता हूँ। सबसे पहले कॉन्स्ट एरे लिखना है, यहाँ पे मैंने लिखा पोस्ट और इसके बाद में सेट पोस्ट। और इनिशियली हम क्या कर देते हैं, इसको एम्प्टी रख देते हैं। तो एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हम जो है बटन ऐड कर देंगे। तो बटन, बटन के अंदर हम लिखेंगे फेच डेटा। तो फेच डेटा जैसे ही हम यहाँ पर कॉल करेंगे तो हमारे पास डेटा शो होना चाहिए। तो डेटा हम कहाँ शो करेंगे, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, H1 ले लेता हूँ या फिर P टैग ले लेता हूँ और इस P टैग के अंदर जो है डेटा शो कराएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोस्ट, पोस्ट जो है यहाँ पर शो होंगे। तो हमको क्या करना है, इसके ऊपर जो है काम करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन क्लिक, ऑन क्लिक के अंदर हम जो है फंक्शन ऐड करेंगे। तो एरो फंक्शन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, या फिर हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं फैच, फैच पोस्ट का जो है यहाँ पे फंक्शन हम बना देंगे। और इसको हमको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इस स्टेट के बाद में बना सकते हैं। तो कॉन्स्ट फिर फैच पोस्ट हैंडलर और ये एक एरो फंक्शन रहेगा। अब हमको क्या करना है, एक्सियोस का यूज करना है नेटवर्क रिक्वेस्ट के लिए। तो यहाँ पे इसको एरो बना दे आप, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे एक्सियोस को। तो इंपोर्ट, और यहाँ पे हमको लिखना है एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। तो एक्सियोस के पैकेज में से हमको एक्सियोस चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सियोस का यूज करेंगे। तो आपको लिखना है एक्सियोस, फिर आपको लिखना है डॉट, और डॉट जैसे लिख के आप कंट्रोल स्पेस करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे। तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सारे CRUD ऑपरेशन से रिलेटेड यहाँ पर मेथड्स है। जैसे कि यहाँ पे गेट, गेट के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे URL देना है। तो URL कौन सा देंगे हम, जो ब्राउजर पे से हम यहाँ पे गेट कर रहे थे पोस्ट के लिए, यहाँ से आपको, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है आपको और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। अब इसके बाद में क्या है, हमारे पास प्रोमिसेस होती है, या फिर आप एसिंक अवेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एसिंक अवेट का इस्तेमाल करेंगे और इस फंक्शन को जो है
एसिंक बना लेंगे और हम क्या करेंगे, अवेट कर देंगे। यहाँ पे आपको जो है एग्जॉस्ट से पहले अवेट लगाना है और अवेट को आपको क्या करना है, स्टोर करना है एक वेरिएबल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट और यहाँ पे मैंने लिखा रिस्पॉन्स और यहाँ पर उसको स्टोर करा दिया। तो इस रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास यहाँ से पूरा जो भी डेटा आएगा वो इस रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर जो है स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेट कर सकते हैं इसको। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो पोस्ट है उसको सेट करा देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट पोस्ट और उसके अंदर हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। रिस्पॉन्स से जो भी डेटा आएगा हम इसको इसमें स्टोर करा देंगे। और यहाँ पे देखिए पोस्ट हमने डिफाइन किया था। तो सिंपली अब हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और चेक करते हैं ब्राउजर पे। तो ये रहा हमारा रिएक्ट ऐप। इसको हम क्या करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं और फेच डेटा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सेट पोस्ट इज नॉट डिफाइन का एरर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। ओके देखिए यहाँ पे हमने यूज स्टेट नहीं ऐड किया ना, इस वजह से हमको इश्यू हो रहा है। तो आई थिंक वो गलती से मेरे हाथ से कट हो गया। तो यहाँ पे मैंने इसको यूज स्टेट कर दिया। सेव, वापस चलते हैं और इसको रिलोड कर देते हैं और यहाँ पर फेच डेटा। तो देखिए जैसे आप फेच करेंगे तो यहाँ पे हमको कुछ एरर्स शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है इन फील्ड्स को एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए हमको जो है इसको मैप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे मैप फंक्शन। तो देखिए आपको क्या करना है, हम डायरेक्टली पेस्ट करा रहे थे ना, तो इस वजह से हमको एरर आ रहा था। अगर आपको चेक करना है ना तो सिंपली हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली लिखना है रिस्पॉन्स। इतना लिख के हम इसको सेव कर लेंगे। चलते हैं वापस, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्पेक्ट ओपन कर देंगे और कंसोल में से जो भी आ रहा है पहले इसको रिमूव कर देते हैं और फेच डेटा पे क्लिक करूंगा तो देखिए हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, डेटा आ रहा है। डेटा के अंदर हमारे पास है पोस्ट। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली जो है डेटा भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट डेटा, सेव, वापस आते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं एप्लीकेशन को और क्या करेंगे, फिर से फेच डेटा पे क्लिक करेंगे। तो देखिए एरे हमको रिसीव हो रहा है जिसके अंदर हमारे पास जो है टोटल 100 पोस्ट है। तो सभी आपको शो करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो जितना आपको चाहिए आप यहाँ से शो कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मैप मेथड का यूज देखेंगे कैसे हम जो है मैप कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है कर्ली ब्रेसेस ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा पोस्ट। अगर हमको पोस्ट मिलते हैं तब क्या करेंगे, हम एंड लगाएंगे यहाँ पे और जो है इन सारे पोस्ट को जो है रैप करेंगे। तो ये पोस्ट के अंदर से जो है वैल्यू आएंगी हमारी। तो यहाँ पे अगर पोस्ट मिलता है तब क्या करो, यहाँ पर मैप करो। मैप मेथड के अंदर हमको क्या मिलने वाली है, पोस्ट मिलने वाली है। तो यहाँ पे सिंगल पोस्ट लिखता हूँ और इसके बाद में पैरेंथेसिस और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, शो करा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पे हम इसको शो करा सकते हैं। तो शो कराना सिंपल है, आपको अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक डिव ले लेता हूँ और इस डिव को जो है की प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ। की तो मैं आपको बाद में बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और इस डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, पी टैग ले लेता हूँ और इस पी के अंदर हम क्या करेंगे, पोस्ट का जो है टाइटल शो कराएंगे। देखिए ये मुझे कैसे पता चल रहा है, जैसे हम रेस्ट एपीआई पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यूजर आईडी, टाइटल एंड बॉडी, ये आपको शो करेगा। तो ये सारी चीज़ों को जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोस्ट डॉट, यहाँ पे आईडी ऐड कर देंगे। तो मेक श्योर ये आईडी और जो हम यहाँ पर आईडी देख रहे हैं वो सेम होना चाहिए, वरना ये काम नहीं करेगा। तो इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर लें, एक बार चेक कर लेते हैं कि जो शो होता है या नहीं। रिफ्रेश कर देंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फेच डेटा कर देंगे। तो फेच डेटा, तो कोई भी रिस्पांस हमारे पास अभी रिसीव नहीं हुआ है। कभी कभार ये टाइम भी लगा सकता है, अगर कुछ आता है तो हम अभी इसको भी चेक कर लेंगे। ये पोस्ट है, पोस्ट में से हमारे पास नहीं आ रहा है आई थिंक रिस्पॉन्स डेटा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ डायरेक्टली डेटा को और हम इस डेटा को यहाँ पर ऐड कर देंगे डायरेक्टली। इस कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, वापस से रिफ्रेश कर लेंगे और यहाँ पे मैं फेच डेटा पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अभी भी शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमको सिंगल पोस्ट लिखना है। सिंपल आप क्या करें, इसको ये वाला पोस्ट हमको चाहिए, हम पोस्ट कर रहे थे इसलिए हमको जो कुछ भी शो नहीं हो रहा था। तो सिंपल आप क्या करें, इसको ऐसा करें, वापस देखिए मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार एप्लीकेशन को और फेच पर क्लिक करूंगा। तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली जो है बराबर से 100 जो है शो हो रहा है। आई होप आपको दिख रहा होगा। मैं क्या करता हूँ, टाइटल भी शो करा देता हूँ। इसी पी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे टाइटल ऐड करके सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टाइटल भी शो हो रहा है बराबर से। और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टाइटल के बाद में हमारे पास क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं, बॉडी है, बॉडी भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉडी और यहाँ पे डिव के अंदर हम जो है क्लास नेम दे देंगे, क्लास नेम डीफ्लेक्स
डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँ, सेव और हम चलते हैं वापस, रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पर हमको सक्सेसफुली शो हो रहे हैं सारे के सारे। ये 1 है, फिर उसके बाद में हमारे पास क्या है, यहाँ पर टाइटल है और ये उसका जो है यहाँ पर बॉडी है। तो इस तरीके से जो है सारी पोस्ट आ रही है। आई नो थोड़ा-सा फॉर्मेटिंग बराबर नहीं है, आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको टेबल के अंदर भी रैप कर सकते हैं। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अब यही चीज़ हम क्या कर सकते हैं, यूज़ इफ़ेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट इस्तेमाल किया, अभी हम क्या कर रहे थे, बटन क्लिक पे कर रहे हैं ना, जैसे रिफ्रेश करूँगा तो गायब हो जाएँगे। मगर हमको अगर प्री-फेच डेटा चाहिए, तब हम जो है यूज़ इफ़ेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। मैं क्या करता हूँ, इस हैंडलर को जो है यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर कॉल कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऑन क्लिक पे से इसको रिमूव कर देता हूँ। इस बटन को मैंने कमेंट कर दिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़ इफ़ेक्ट ऐड करेंगे। तो इस स्टेट के बाद में मैं क्या करता हूँ, यूज़ इफ़ेक्ट ऐड करता हूँ। तो यूज़ इफ़ेक्ट और ये एक फंक्शन है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं और एक फंक्शन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमारा जो फेच पोस्ट हैंडलर है, इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कॉल कर दूँगा सिंपल, सेव कर लें इसको एक बार। जैसे आप आएँगे तो ऑटोमेटिकली देखिए मैं क्या करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तब भी हमको जो है ये डेटा मिल रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? ये यूज़ इफ़ेक्ट की मदद से हो रहा है। तो यूज़ इफ़ेक्ट क्या कर रहा है? कंपोनेंट डिड माउंट का इस्तेमाल कर रहा है। तो लाइफ साइकिल से अगर आप फ़ैमिलियर हैं, तो आपको पता होगा कि हम वहाँ पे जो है कंपोनेंट डिड माउंट का इस्तेमाल करते थे। लेकिन यूज़ इफ़ेक्ट ने हमारा काम आसान कर दिया। सिंपली हम जो है फंक्शन को कॉल कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। आप चाहे तो डायरेक्टली जो है यहीं पर लॉजिक लिख सकते हैं, जो हमने फंक्शन यहाँ लिखा है ना, आप डायरेक्टली जो है इसको इसके अंदर भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद हमको इसको कॉल भी करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन के एंड में हमको यहाँ पे फिर फेच पोस्ट हैंडलर को जो है कॉल करना पड़ेगा। तो आप सिंपली क्या करें, ये जो हैंडलर है हमारा, इसको यहाँ पर फंक्शन के बाद में इसको कॉल कर दें। तो इस तरीके से भी आप करेंगे तो सेम आउटपुट आपको नज़र आएगा। रिफ्रेश करेंगे, सेम चीज़ है, कुछ भी इसमें नया नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ पे देखिए इनवैलिड क्लास प्रॉपर्टी, ओके क्लास नेम का इशू है। तो क्लास हमने कहीं ऐड किया है क्या? हमने कहीं पर डिफाइन किया होगा और उसको भूल गए होंगे हम। और देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर, देखिए ये क्लास नेम है ना, तो इसको ये क्लास है ना, इसको हमको क्या करना है, क्लास नेम करना पड़ेगा, वरना काम नहीं करेगा। क्योंकि क्लास जो है रिजर्व वर्ड है रिएक्ट जेएस में। अब क्लास नेम लिखूंगा तो वो वार्निंग भी यहाँ पर चला जाएंगे। देखिए रिफ्रेश करता हूँ पेज को, देखो तो वो वार्निंग चले गया। अब एक और न्यू वार्निंग हमको यहाँ पे मिल रही है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। तो इसका मतलब क्या है, जब भी हम जो है मैप मेथड का इस्तेमाल करेंगे, तो हमको जो है यहाँ पर एक की पास कराना पड़ेगा। तो की क्यों करना है, क्योंकि रिएक्ट को जो है कीप ट्रैक करना पड़ता है कि चेंजेस अगर हो तो मैं कैसे इसको डिटेक्ट कर पाऊँ। तो ये की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि भाई तुम इसकी मदद से जो है जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको कैप्चर करो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोस्ट डॉट आईडी और मेक श्योर ये जो फील्ड है ये यूनिक होना चाहिए। तो आईडी क्या है, सबकी यूनिक होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको आईडी को यहाँ पर पेस्ट करा रहे हैं। अब वापस आएंगे, पेज को रिलोड करेंगे तो ये वार्निंग भी हमारी चली जाएंगी। तो देखिए कोई भी वार्निंग हमारे पास नहीं है, सारा का सारा फंक्शन हमारे पास सही से काम कर रहा है। जैसे अबाउट पेज पे जाऊंगा, कॉन्टैक्ट पोस्ट पे जाऊंगा तो सारे पोस्ट यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप चाहे तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप की मदद से यहाँ पर ब्यूटीफुल कर सकते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पर टेबल का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, तो बहुत सारे टेबल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी अगर आपको अच्छे से CSS आती है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं और प्रोजेक्ट को ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। तो आई थिंक इतनी सारी चीज़ें काफ़ी हैं रिएक्ट को सीखने के लिए। आप इतना सीख के जो है डायरेक्टली कोई भी प्रोजेक्ट या फिर स्टैटिक टेम्पलेट तो आप इजीली जो है इसमें क्रिएट कर सकते हैं। और भी अगर आपको कुछ चीज़ें लगती है तो आप सिंपली जो है रिएक्ट बूटस्ट्रैप में से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर्म्स पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म्स को इजीली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो फॉर्म का एग्जांपल भी अगर आपको देखना है तो हम देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक न्यू कंपोनेंट यहाँ पर ऐड करता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ फॉर्म। तो नाम थोड़ा अलग रखें वरना ये हमारे कीवर्ड से जो है मैच कर जाएगा तो इशू करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म कॉम्प और इसको JSX कर देंगे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिएक्ट का एरो फंक्शन इसको बना देता हूँ। तो ये नॉर्मल हमारा फंक्शन बन चुका है। एक हेडिंग हम यहाँ पे ऐड कर देंगे H1 और इसका नाम मैं रखता हूँ रिएक्ट फॉर्म एग्जाम्पल। इतना लिख के इसको सेव करते हैं और app.js में इसके लिए एक न्यू राउट हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो इस अबाउट के ऊपर मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर दूंगा फॉर्म और फॉर्म का कंपोनेंट हमको यहाँ पे शो कराना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है फॉर्म कॉम्प
कंट्रोल स्पेस करेंगे तो सजेशन में आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा। ये रहा, यहाँ से आप इस पे क्लिक करें तो ये ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। इतना लिख के इसको सेव कर ले और हेडर में जाके हम क्या करते हैं, पोस्ट के बाद में एक और चीज़ बना देते हैं। इसको भी कॉपी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम करेंगे फॉर्म और इसको भी हम कर देंगे फॉर्म। सेव कर लेते हैं एक बार। सेव करने के बाद वापस चलते हैं, रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पे फॉर्म का ऑप्शन भी हमको आ रहा है। तो फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो कुछ भी हमारे पास अभी शो नहीं होगा, सिंपल एक हेडिंग है, रिएक्ट फॉर्म एग्जाम्पल। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस फॉर्म को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया मैंने और हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे हमारे फॉर्म कंपोनेंट में। तो इस H1 के बाद में हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे एरर हमको शो होंगे क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया ना। तो हमको यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप, और इसमें से हमको क्या चाहिए, सबसे पहले फॉर्म चाहिए और आई थिंक फॉर्म ही है, इसमें और कुछ चीज़ें नहीं चाहिए हमको। और बटन है, ओके, बटन भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं हम। तो इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर लें। सेव होने के बाद वापस चलते हैं और हमारे पास यहाँ पर फॉर्म आ चुका है। इसको आप कंटेनर में भी रैप कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कंटेनर में ऐड कर दूंगा या डिव को जो है हम क्लास दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया क्लास नेम और यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको कंटेनर। तो थोड़ा हमको जो है यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट साइड से जो है मार्जिन मिल जाएगा। तो ये फॉर्म है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्म डेटा को एक्सेस करेंगे। तो फॉर्म डेटा को एक्सेस करने के लिए हमको यहाँ पर इसकी वैल्यू को एक्सेस करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास क्या है, यूज स्टेट है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यूज स्टेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज स्टेट और इस स्टेट की मदद से हम जो है दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे। क्यों दो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो फील्ड है अभी। आपके पास ज्यादा होंगी तो आपको और फील्ड्स यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पे मैंने एरे बनाया और इसके अंदर मैं लिखता हूँ यू नेम और सेट यू नेम। तो इसका मतलब क्या है, यूजर नेम मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, या फिर मैं कर देता हूँ यूजर और सेट यूजर। और हमको यूज स्टेट में से चाहिए तो यहाँ पे यूज स्टेट करेंगे और इनिशियली जो है इसको एम्प्टी रखेंगे। तो सिंगल कोटेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर एम्प्टी है ये, और यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्स्ट और यहाँ पे हम लिखेंगे पासवर्ड और यहाँ पे इसको कर देंगे सेट पासवर्ड और यहाँ पे यूज स्टेट का इस्तेमाल करेंगे अगेन और इसको भी एम्प्टी कर देंगे अपन। तो ये दो हमारे स्टेट बन चुके हैं। अब हमको क्या करना है, इसको जो है लिंक कराना है इस फॉर्म के साथ में। तो हमारे पास है देखिए फॉर्म कंट्रोल टाइप ईमेल। तो इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टी लाइन करता हूँ, एक के नीचे एक लिखा और यहाँ पे हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू असाइन करना है। तो आपको लिखना है वैल्यू, वैल्यू के अंदर आपको जो है असाइन करना है यूजर। तो पहले ईमेल के लिए मैंने यहाँ पे यूजर लिखा और इसके बाद में हमारे पास होता है ऑन चेंज इवेंट, यानी कि इसके अंदर कुछ भी टाइप हो तब क्या करना है हमको। तो स्पेलिंग सही लिखे वरना एरर आएगा। तो इसका इवेंट नेम है ऑन चेंज और इसके बाद में करली ब्रेसिस के अंदर आपको क्या करना है, इनलाइन फंक्शन एग्जीक्यूट कराना है। आप चाहे तो सेपरेट भी लिख सकते हैं लेकिन इसमें लॉजिक बहुत छोटा है, तो आप जो है इनलाइन ही लिखें। एरो फंक्शन बनाना है, थीसिस फैट एरो सिंबल, और आप जो है इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर एक ही लाइन में है तो इसको आप और शॉर्ट कर सकते हैं। सिंपल मैं क्या करूंगा, एज आर्ग्यूमेंट में ई को रिसीव कर रहा हूं और यहाँ पे फैट एरो सिंबल और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेट यूजर को जो है यहाँ पर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ई क्या है, ये ई है इवेंट के लिए। तो इस इवेंट के फायर होने के बाद में जो वैल्यू आ रही है मैं उसको सेट यूजर नेम में जो है असाइन कर रहा हूँ। सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है, पासवर्ड के लिए भी जो है यहाँ पर ऐड करना है। तो पासवर्ड का देखिए यहाँ पे टाइप पासवर्ड प्लेस होल्डर, तो मैं मल्टी लाइन कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे मैंने इसको मल्टी लाइन कर दिया। अब यहाँ पे मैं करता हूँ वैल्यू को ऐड और इसकी वैल्यू हमने क्या सेट की थी, यहाँ पर पासवर्ड। तो ये वैल्यू आपको जो है यहाँ पर असाइन करना पड़ेगा वैल्यू के अंदर। इसके बाद में हमारे पास अगेन जो है ऑन चेंज इवेंट रहेगा, तो आपको लिखना है ऑन चेंज और इसके अंदर अगेन आप ई को टारगेट करेंगे, ई फॉर इवेंट, और यहाँ पे आपको लिखना है सेट पासवर्ड और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। तो सेव करने के बाद अभी कुछ भी आपको इस पे रिफ्लेक्शन नजर नहीं आएगा। हमको क्या करना है, इस बटन पर काम करना है। जैसे ये सबमिट बटन क्लिक हो तो हम क्या करेंगे, कंसोल पे प्रिंट कराएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी डेटाबेस नहीं है तो हम जो है सिर्फ उसको अभी फिलहाल कंसोल पर ही प्रिंट करा सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए बटन में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो हम अलग से सेपरेट फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं या फिर जो है फॉर्म का डिफॉल्ट फंक्शन होता है ऑन सबमिट। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास होता है फॉर्म, कहाँ पर है, ये रहा हमारा फॉर्म, और इसके अंदर हमारे पास होता है डिफॉल्ट ऑन सबमिट। तो यहाँ पे लिख के ऑन लिख के आप कंट्रोल स्पेस भी करेंगे तो आपको यहाँ पर सजेशन में भी शो होगा ऑन सबमिट।
तो ये डिफ़ॉल्ट होता है, जब भी हम नॉर्मल फॉर्म लिखते हैं तो उसके साथ हमको ये ऐड होके मिलता है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ऑन सबमिट अगर आपने यहाँ पर लिखा, तो आपके बटन का टाइप भी जो है सबमिट होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। अगर ये टाइप सबमिट नहीं है, तो काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखता हूँ सबमिट हैंडलर और इस फंक्शन को हमको क्रिएट करना है। हम क्या करेंगे, इस स्टेट के बाद में जो है इसको क्रिएट करेंगे, तो कॉन्स्ट फॉर्म सबमिट हैंडलर और एज अ आर्ग्यूमेंट जो है हम ई को रिसीव करने वाले हैं। अब ये कैसे कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास इवेंट है इसीलिए हम जो है ई को एज अ आर्ग्यूमेंट पास करा रहे हैं। और एक्सीडेंटली हमारा फॉर्म सबमिट ना हो तो हम क्या करते हैं, उसके लिए लिखते हैं ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो ये फंक्शन हम यहाँ पर ऐड करते हैं ताकि एक्सीडेंटली जो है हमारा ब्लैंक फॉर्म जो है सबमिट ना हो जाए। तो यहाँ पे अब हम क्या करा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग करा सकते हैं। तो जो भी वैल्यूज हमारे पास आ रही है ना, जैसे मैं लिखता हूँ यूजर, अगेन कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ और इसके अंदर जो है पासवर्ड भी शो करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड, इतना लिख के हम सेव कर लेंगे। चलते हैं वापस ब्राउजर पे, मैं आपको रिलोड कर देता हूँ और हम जो है कंसोल ओपन कर लेंगे। तो इंस्पेक्ट और यहाँ से कंसोल को आप ओपन कर लें। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ admin.com, ये हमारा ईमेल है, पासवर्ड 123456 और सबमिट पे क्लिक करूंगा। तो देखिए हमारे पास क्या है, डायरेक्टली शो हो रहा है कंसोल के अंदर। तो इस तरीके से जो है आप एक्सेस कर सकते हैं इस फॉर्म के डेटा को। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इस कोर्स में जो है कवर कर ली, यानी कि इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आई होप, इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ। तो आप क्या करें, इस वीडियो को पहले शुरू लाइक करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी हैं जो कि सिर्फ प्रोजेक्ट पर काम करने से ही आपको समझ में आएंगी। तो उसके लिए आप मेरे प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं, एडवांस बेसिक दोनों प्रोजेक्ट हैं, इजी वे में है, सोर्स कोड है, आप इजीली जो है कोड में एरर आए तो चेक कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और सिंपली आप गूगल भी कर सकते हैं अगर कोई न्यू किस्म का एरर आपके पास आता है। नहीं तो मुझे कांटेक्ट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको रिजॉल्व करने की। तो आई थिंक इतना काफ़ी है रिएक्ट के लिए, हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली। बहुत सारी टॉपिक्स जो है रह चुके हैं, जैसे कि रिडक्स, तो उसके सेपरेट वीडियो भी है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। और इन डेप्थ अगर आपको रिएक्ट सीखना है तो उसकी भी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल है। और कुछ ही दिनों में जो है मिनी प्रोजेक्ट्स भी आएंगे रिएक्ट के ऊपर, तो आप इतना भी अगर देख लेंगे एक बार तो आप मिनी प्रोजेक्ट की मदद से जो है अपनी स्किल को और इन्हेंस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।